मैं कुलदीप मिश्र हूँ और नेता नगरी अब आप मेरे साथ देखेंगे। वो जो नेता नगरी की नोक झोंक को अब कुलदीप आपके साथ करेंगे। एक बार सौरभ के साथ कर देते, अब ढूंढेंगे कि आपकी कमियां कहाँ हैं। उत्तर प्रदेश में 3 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, ये चर्चा कहाँ से निकली? लखनऊ में उन्हीं के घर पर एक संघ के साथ कोऑर्डिनेशन बैठक थी। सवर्ण सबसे कम मुझे लगता है कि एक ब्राह्मण चेहरा हो सकता है मिनिस्टर, क्योंकि ब्राह्मणों को लेकर लगातार बातें उठ रही हैं। जो 54 लोग हैं उनमें से किनकी छुट्टी हो सकती है। और बीजेपी भी इस तरीके का कोई रिस्क नहीं लेगी जिससे कि उनकी भत ना बीजेपी बहुत रिस्क लेती है भाई साहब। नहीं, रिस्क लेगी लेकिन ऐसा रिस्क नहीं ना। लेकिन जेडीयू जो है वो एक चीज पर मुझे लगता है वो थोड़ी सी है कि 2 उनके मंत्री जो हैं वो अति पिछड़े समाज से बन सकते हैं। बाकी कुर्मी समाज ये सब एक तो भागलपुर से होगा वो जेडीयू का। आप बताइए कौन है? पार्टी आलाकमान फैसले खुद लेती। देखिए कुलदीप जी अभी नहीं जान रहे थे, ठीक है, अब वो सब बताने लगे। लेकिन एक चीज जरूर है बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार इस टेन्योर में ही वो ये मुख्यमंत्री का पूरा कार्यकाल कर पाए, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने ये कहा कि अजीत पवार अपने गिरेबान में झांके, अगर मैंने बोलना शुरू किया तो वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। उद्धव ठाकरे गुट के जो उम्मीदवार है उन्होंने अपना नाम अपने आप विड्रॉ करके शिंदे की पार्टी को समर्थन दिया। 2 कारणों से होती है, एक तो उनके ऊपर दबाव होता है या तो उनको कोई लालच दिया जाता है। कुलदीप सबसे बड़ा रुपया आप और हम यहाँ पत्रकार रहेंगे, लोकल बॉडी कॉर्पोरेटर होते तो आपकी जिंदगी बदल जाती, BMW में चल जाते कल। भाजपा के मन में श्रीकांत शिंदे को लेके जो एक गुस्सा है, उनको लेके काफी तीखी आलोचना वहां पे होती है। और किसको आपने कमजोर कर दिया? श्रीकांत शिंदे जो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, कल्याण डोंबिवली के MP है, उनको कमजोर करने के लिए आपने ये गठबंधन किया। और अमित शाह इनडायरेक्टली कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के माध्यम से पुणे की सारी जो कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसा अजीत पवार के मन में किसी ने भर दिया है। आफ्टर मोदी हु फडणवीस को आप ध्यान में रखिए, ये पूरे खेल में कहीं ना कहीं मजबूत कौन निकल कर आएंगे। Brought to you by गोल्डी मसाले। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनकी तारीखें पहले से मालूम होने पर भी आप उनकी तैयारी नहीं कर सकते। जूते बहुत बड़े हैं, पांव छोटे हैं, पर अपना गुरु जो नए सफर पर चला गया, नई यात्रा पर, उन्होंने ही सिखाया चरैवेति चरैवेति, चलते तो रहना ही है। ये पेशा ही ऐसा है जहां हर रोज नए तमगे हैं, रोज नई अपेक्षाएं हैं। कभी कभी थोड़ा तीखापन है, हरी मिर्च जैसा, जिसकी भी अपनी उपयोगिता है, और कभी कभी ढेर सारा प्रेम भी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सोंधे गुड़ जैसा। तो सौरभ द्विवेदी जी को उनकी नवीन योजनाओं के लिए शुभकामनाएं, नए सफर की शुभकामनाएं, और आई एम श्योर ये शुभकामनाएं ललन टॉप के करोड़ों दर्शकों की ओर से भी होंगी। शुक्रिया इस सफर में साथ के लिए। नमस्कार, मैं कुलदीप मिश्र हूँ और नेता नगरी अब आप मेरे साथ देखेंगे। आज हम बात करेंगे कि खरमास पूरा होने के बाद उत्तर प्रदेश में क्या 3 उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तीसरे नाम पर चर्चाएं किसकी चल रही हैं, कैबिनेट में नए चेहरे कौन से हो सकते हैं, किन्हें बाहर किया जा सकता है, और बिहार में भी क्या परिवर्तन होने वाला है। आगे महाराष्ट्र के निकाय चुनावों और उसमें बनी मजेदार दिलचस्प राजनीतिक परिस्थितियों की भी बात करेंगे, पर शुरुआत उत्तर प्रदेश से। तो नेता नगरी के पहले सत्र में उत्तर प्रदेश और बिहार में संभावित कैबिनेट विस्तार पर बातचीत करेंगे। पंकज झा हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एडिटर दी ललन टॉप, हिमांशु मिश्रा एडिटर नेशनल ब्यूरो इंडिया टुडे, और राजकुमार सिंह जी वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हैं, आप एडिटर हैं न्यूज ट्रैक में। ये पंकज जी, ये खरमास चल रहा है ना, 16 दिसंबर से शुरू हुआ, 14 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान शुभ कार्यों को करना ऐसा माना जाता है, परंपरा है कि थोड़ा वर्जित है, तब तक टाला जाता है। मैं पहले की उत्तर प्रदेश की राजनीति पर आऊं उसके पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको और कौन सी ऐसी राजनीतिक मिसालें याद आती हैं जब खरमास या किसी और ऑस्पिशियस डे का इंतजार करने के लिए किसी राजनीतिक घटना को स्थगित किया गया हो, किसी अनाउंसमेंट को कुछ समय के लिए मुलतवी किया गया हो। बहुत सारी घटनाएं हैं ऐसी, बहुत सारे टोटके भी चले हैं, पर जो भी अभी याद आ रही है वो बता दीजिए। हमको तो लगा आप कह रहे हैं मकर संक्रांति 14 जनवरी तो चूड़ा दही का भोज होने वाला है, कुछ इस टाइप का मामला लग रहा था।
हिमांशु जी भी खुश हो रहे थे क्या? भोज तो 14 के बाद होगा नहीं? नहीं, मैं क्योंकि पंकज जी कह रहे हैं तो एक बीजेपी ने एक बार गलती की थी। हाँ। और श्राद्धों में विजय कुमार मल्होत्रा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया था 2008 में। तो वो उसका परिणाम जो हुआ हम सब जानते हैं कि शीला दीक्षित जो है वो तीसरी बार जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ जो है दिल्ली में चुनाव जीत के आई थी। हाँ, मतलब परिणाम उसका था या नहीं, बट माना ऐसा गया है कि मुझे एक किस्सा याद आता है बहुत पुराना जी, लेकिन मुझे लगता है वो कहानी अभी बतानी चाहिए। वो है यूपी के एक पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, संयोग से बन गए थे, हालांकि उसके पीछे एक प्रयोग भी था, राम प्रकाश गुप्ता जी। साल भर भी नहीं रहे, मुझे लगता है उससे कुछ कम ही दिन तक रहे थे। और तब कल्याण सिंह जी वाला विवाद हुआ था। उसके बाद हुआ कल्याण सिंह को हटा के किसी को बनाना है। राम प्रकाश गुप्ता करीब 1.5 दशक से राजनीति में भी नहीं थे, किसी सदन के सदस्य भी नहीं थे। अचानक से हुआ कि भाई राजनाथ सिंह, कलराज मिश्रा, लालजी टंडन, बहुत सारे क्लेमेंट थे उस वक्त में कि भाई ओम प्रकाश सिंह की, इन सबको सीएम बनाया जाना चाहिए। लेकिन पंचायती हुई और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फैसला किया कि राम प्रकाश गुप्ता जी बनेंगे। राम प्रकाश गुप्ता जी खुद ही बहुत बड़े ज्योतिष थे और जब एक बार जेल में थे तो राजनाथ सिंह, तब वो युवा नेता थे, और उनका हाथ देखकर उन्होंने कहा था कि तुम एक दिन पार्टी के बहुत बड़े नेता बनोगे। तो राजनाथ जी के बगल में बैठे थे कोई एक और सज्जन, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि मैं बड़े नेता का मतलब क्या हुआ? तो राम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि ये एक दिन यूपी के सीएम बनेंगे। मतलब वो ज्योतिष विद्या में खुद निपुण थे। अब उनको बड़ी जल्दबाजी में फैसला हुआ कि भाई इनको बना देना है मुख्यमंत्री और शपथ ले लेनी है खटाक से। अब उन्होंने अपनी जो फलादेश वगैरह कुंडली देख के की थी, उस हिसाब से उस दिन और उस वक्त उनको शपथ नहीं लेना था। उन्होंने अपने लिए 6 या 7 दिन बाद एक तारीख और एक समय तय की थी, उस दिन वो शपथ लेना चाहते थे। पर ये बात वाजपेयी जी को कहते कैसे? मजबूरी में उन्होंने उसी दिन शपथ ले ली। तो जब वो हट गए साल भर से पहले ही, और देखिए उनको किसने रिप्लेस किया? तो राजनाथ जी ने रिप्लेस किया। तो अपनी कोठरी में जो बैठे थे बोले थे कि हमारी बात मान लिए रहते और मैं उस दिन शपथ 6 दिन का इंतजार और हो जाता, 6 दिन का इंतजार हो जाता तो मैं पूरा टेन्योर खींच लेता। पर ऐसा तो नहीं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही इस तरह की मान्यताएं हों, अन्य दलों में भी तो देखने को मिलता है। बहुत कुछ है। देखिए बीजेपी की हम लोग बात कर रहे थे, गोधेली बेला को अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद के तौर पर शपथ ली थी। मायावती जी थोड़े से इस सबसे अलग हैं जितने को मैं जानता हूँ। मुझे अखिलेश यादव का एक प्रसंग याद आता है। ये था साल 2012 और समाजवादी पार्टी की अपने बहुमत वाली सरकार बन गई थी। 6 तारीख को नतीजे आए थे, 224 के करीब में सीटें आई थी। तो हुआ कि भाई 6 को नतीजे आए यूपी चुनाव के, और 9 तारीख को मुलायम सिंह का परिवार बैठा कि भाई किसको मुख्यमंत्री बनाना है। शिवपाल यादव नहीं बनेंगे, नेताजी मतलब मुलायम सिंह यादव जी ने कहा मैं भी नहीं बनूंगा। फैसला हो गया किसी भी तरीके से कि अखिलेश यादव को बनाना है। अब उसके बाद एक पांडे जी हैं, पूरा नाम मैं नहीं जानता हूँ, प्रतापगढ़ के एक ज्योतिष हैं। मतलब 6 तारीख को रिजल्ट आया, 9 तारीख को परिवार में फैसला हो गया, और 15 मार्च को अखिलेश यादव ने खुले मैदान में शपथ ली। 5 KD जो 5 कालिदास मार्ग का जो सरकारी बंगला है जो चीफ मिनिस्टर का है, उसके सामने एक मैदान है लामा टिंडियर ग्राउंड, वहीं पर उन्होंने शपथ ली थी। तो नेताजी ने ज्योतिष को बुलाया, पांडे जी को, उनसे सब गणना करवाई। तो 15 तारीख की तारीख निकली, समय निकला, और उस समय पर जाकर के अखिलेश जी ने शपथ ली और 5 साल की सरकार चलाई। हालांकि विघ्न बहुत आए इस 5 साल में, तो जो हुआ सब जानते ही है। हिमांशु जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की नई दिल्ली में एक खुले लॉन में मुलाकात हुई, धूप में। आमतौर पर प्रधानमंत्री आवास से वैसी तस्वीरें नहीं आती हैं, बंद कमरों में मुलाकात की तस्वीरें आती हैं, बट उन्होंने ये चुना कि बाहर बैठा जाए, जो भी है, खिली धूप या मौसम ठीक रहा होगा। ये थोड़ा पूछना आउट ऑफ सिलेबस जैसा तो हो जाएगा कि क्या बात हुई दोनों में लेकिन उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं ना, उससे पत्रकार अंदाजा लगा ही लेते हैं कि फिर मुख्यमंत्री जी ने किसको क्या निर्देश दिया, किन विधायकों की बैठक बुलाई, आगे क्या चर्चा, क्या चर्निंग चल रही है। 2 चीजें उसमें से निकल के आई, आप बेहतर बताएंगे। एक ये कहा गया कि भाई उत्तर प्रदेश में संभावित जो अब आगे कैबिनेट विस्तार होना है, जिसके बारे में कहा जा रहा है खरमास खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है, उस पर संभवतः चर्चा हुई। और संभवतः जो SIR उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश हुई है, उसमें शहरी इलाकों से कुछ नाम जो कट गए हैं, और अर्बन वोटर्स प्राइमरली ये माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि हमारे वोटर्स हैं, उसको लेकर के एक थोड़ी सी चिंता या उस पर बातचीत की गई।
क्या अभी तक इसमें कुछ स्पष्टता है कि बातचीत के बिंदु क्या क्या थे? किसी कुछ विधायकों के इन्हीं के जरिए कोई अभी इशारे मिले हों बात की कुछ बैठकों के जरिए? देखिए, बिल्कुल SIR को लेकर, क्योंकि परसों प्रदेश की एक बैठक हुई थी जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले पंकज जी भी कर रहे थे, और पंकज जी कह भी रहे थे कि उस खबर को उन्होंने ब्रेक भी किया। और उसमें क्योंकि मुख्यमंत्री ने सीधा सीधा कहा है कि SIR में जो 2,96,000 के करीब जो वोट कटे हैं, कम हुए हैं, उनमें ज्यादातर वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है, जिसका जिक्र 2 करोड़, हाँ 2 करोड़, उसमें ज्यादातर वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है, जो शहरी तबके का है। उसमें एक चीज सामने में आई, एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और पूर्व में उत्तर प्रदेश के मंत्री भी रहे हैं, और हो सकता है वर्तमान में फिर से अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो बन भी जाएं, क्योंकि अभी उनके ऊपर संगठन की बड़ी जिम्मेदारी थी। तो उनका शहर में भी वोट था, गांव में भी था। उन्होंने अपना गांव का वोट जो है वो कटवा के शहर में रखा, और उनके जो परिवार के लोग हैं उन्होंने शहर से कटवा के अपना वोट जो है गांव में कर लिया। तो एक तरीके से ये जरूर है कि शहरी तबके में जो वोट कम हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी सजग भी है। ये भी कहा गया कि हर आपको बूथ पे 200 से 250 वोट बढ़ाने हैं, हर लोकसभा में लगभग 2 लाख वोट आपको ऐड कराने हैं जिन लोगों के वोट कट गए। जो मंत्री जिलों के इंचार्ज हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में 15-15 दिन रहें। MPs हो, विधायक हो, MLC हो, सांसद हैं, तमाम लोगों को कहा गया है अब आप बाहर के कार्यक्रम छोड़िए, सबसे पहले SIR में जिन लोगों के नाम कट गए हैं उनको जुड़वाने का कार्यक्रम जो है वो करिए, और जब तक ये पूरा नहीं हो जाता आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपनी विधानसभा या अपने क्षेत्रों से बाहर नहीं रहना होगा। ये इस तरीके से SIR एक बड़ा मुद्दा जो है वो उत्तर प्रदेश में बना है। खैर, ये भी कहा गया कि जो पार्टी के BLOs हैं अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उनको हटा दीजिए, नए लोगों को लाइए, उनका काम दुरुस्त हो, क्योंकि उनके रहते हुए अगर ये वोट कट गए हैं तो उसमें कैसे जुड़वाया जाए, और अगर वो उस काम को करने में सक्षम नहीं है जो पार्टी के कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं तो उनको हटाकर दूसरे लोगों को जिम्मेदारी दीजिए। SIR पर जरूर चर्चा हिमांशु जी कि SIR की ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होने के पहली बार ऐसा है भारतीय जनता पार्टी में पैनिक या असंतोष से, और वो भी उत्तर प्रदेश पक्ष में होता है, वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर। हाँ, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि इसमें जो घुसपैठिए हैं उनके वोट्स कट गए या जो फर्जी वोट्स है वो कट गए। पहली बार उत्तर प्रदेश में चिंता का विषय जो है वो देखने को मिला। और SIR पे जहां तक है प्रधानमंत्री के साथ क्योंकि 1-to-1 बैठक हुई है, तो ये तो नहीं निकल कर आया कि क्या है, लेकिन जिस तरीके से अगले ही दिन SIR को लेकर चर्चा हुई उससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं SIR को लेकर भी कुछ बातचीत जरूर हुई होगी, और मंत्रिमंडल के विस्तार और फेरबदल को लेकर भी बातचीत हुई है। संगठन वहां पर उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी नए अध्यक्ष बने हैं, और उनकी जो टीम है वो कौन सी होगी, उनमें कौन कौन चेहरे होंगे, सरकार के कुछ चेहरों को संगठन में जगह मिलेगी या संगठन के कुछ चेहरों को सरकार में जगह मिलेगी, ये तमाम विषयों पे चर्चा जरूर हुई है। लेकिन देखना यह है कि मकर संक्रांति जिसका जिक्र पंकज जी और आप कर रहे थे उसके बाद तो होना है, और उसमें क्या होगा, क्योंकि बहुत उनके गठबंधन के जो साथी दल हैं वो भी चाहते हैं कि उनकी भागीदारी जो है मंत्रिमंडल में बढ़े। सबको एक-एक तो दे ही रखा है, नहीं एक-एक दे रखा है, लेकिन उनका ये कहना है कि हमारा स्टेक ज्यादा बनता है, आप अब हमें ज्यादा दीजिए। वो क्योंकि वजूद की लड़ाई है। और आशीष पटेल उन्होंने नहीं संजय निषाद ने एक बैठक बुलाई थी तालकटोरा में, जहां चारों गठबंधन के साथी दल के नेता वहां पहुंचे थे और ये कहा था हम सबको एकजुट होकर रहना चाहिए, तभी हमको जो है भारतीय जनता पार्टी सीरियस लेगी। तो अब किस तरीके का प्रेशर जो है इस कैबिनेट फेरबदल में और विस्तार में देखने को मिलेगा, ये ठीक है। तो मैं ना लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, है ना, ये इसी से ज्यादातर हेडलाइंस निकलनी पंकज जी कि ये 3 उप मुख्यमंत्री वाली बात, ये शगुफा कहानी जहां से भी उड़ी, आई डोंट नो, पर ये आई कहां से कि इस बार ये चर्चा चल रही है कि अभी तक 2 उप मुख्यमंत्री हैं, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, इस बार नए रीशफल विस्तार जो भी कहिए उसके बाद उत्तर प्रदेश में 3 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ये चर्चा कहां से निकली? देखिए, ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, अमित शाह से मिले, नितिन नवीन से मिले, जो जेपी नड्डा जी से मिले, उससे पहले लखनऊ में उन्हीं के घर पर एक संघ के साथ कोऑर्डिनेशन बैठक थी। कई लोगों ने उसे कोर कमेटी कहा, वो कोर कमेटी की बैठक नहीं थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें दोनों डिप्टी CM भी थे, पंकज चौधरी भी थे, योगी जी भी थे, संघ के भी 2 लोग थे। उसमें एक नेता ने इस बात का जिक्र किया कि भाई
एक ओबीसी हो गया, एक ब्राह्मण हो गया, और चूंकि बीते लोकसभा चुनाव में दलितों में खासतौर से बहुत डिवीजन हो गया था, जो ये कहा जाता रहा कि दलित समाजवादी पार्टी को वोट नहीं कर सकते, ये बात बहुत हद तक सही भी थी। 2019 में जब बीएसपी से गठबंधन भी हुआ, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी को फायदा नहीं हुआ था। लेकिन वही 24 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके दलितों का एक ठीक ठाक शेयर लिया है। पासी तो पूरी की पूरी तरीके से पासी समाज के दलितों ने वोट किया समाजवादी पार्टी को, और कहा जाता है दूसरी बिरादरी के लोगों ने वोट किया। तो ये चिंता है कि कैसे अपना सोशल इंजीनियरिंग जो है वो ठीक किया जाए। उसमें चर्चा के दौरान ये हुआ था कि एक डिप्टी सीएम क्या दलित समुदाय से बना करके हम एक नया सामाजिक समीकरण लेकर आए, लेकिन ये फैसला तो दिल्ली में होना है। वो चर्चा के तौर पर ये बात आई थी, वो अभी भी चर्चा में है। बस इतनी सी बात हुई। तो इस चर्चा को विस्तार देते हुए क्या इस तरह का भी है हिमांशु जी, मतलब आपकी आसमान में उड़ने वाले दिल्ली के पंछी आपको जो भी बता रहे हो कि केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया जा सकता है, जिम्मेदारी दी जा सकती है, और केशव प्रसाद मौर्य की जगह एक नया ओबीसी फेस उत्तर प्रदेश में नए उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकता है? देखिए, मुझे लगता है और अभी तक जो पार्टी की रणनीति है उसमें केशव प्रसाद मौर्य का नाम तो अध्यक्ष पद के लिए भी चला था। पंकज जी भी हैं, आप भी हैं, और क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी के एक बड़े चेहरे हैं और चुनाव हारने के बाद भी पार्टी ने उनके ऊपर फिर से दांव लगाया और उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उत्तर प्रदेश में आज ओबीसी चेहरों में क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य एक बड़ा चेहरा है और वो भी मौर्य समाज के लिए, तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य को हटाकर आप ये मैसेज पार्टी नहीं देना चाहेगी। केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी, देखिए केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से पहले ही के अगर देखेंगे तो जो पार्टी के महासचिव हैं राधा मोहन दास अग्रवाल, वो गोरखपुर से आते हैं, उनको महासचिव बनाया हुआ है। हरीश द्विवेदी जो है वो सचिव है, अरुण सिंह है, तो कितने लोगों को आप, और वो भी महासचिव हैं, अरुण सिंह चंदौली से हैं, तो आप कितने लोगों को जो है वो एडजस्ट करेंगे, सॉरी माफ कीजिएगा मिर्जापुर से हैं, तो ऐसे आपको उत्तर प्रदेश के ही लोगों को एडजस्ट करना। केशव प्रसाद मौर्य मुझे लगता है जहां तक है वो पार्टी के अकॉर्डिंगली वहां पे सही तरीके से काम कर रहे हैं। अब अगर पार्टी का ये फैसला बनता है कि तीसरा एक उप मुख्यमंत्री और होना चाहिए, वो भी दलित समाज से, तो वो हो, लेकिन उसमें जो इस वक्त है दोनों उप मुख्यमंत्री, उनको छेड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी, क्योंकि एक पैठ, एक वर्किंग स्टाइल उनकी तय है, उसी पे वो पैटर्न पे काम कर रहे हैं। अगर ऐसा किया तो पार्टी को नुकसान भी हो सकता है फायदे की जगह। अच्छा, ये जो तीसरे उप मुख्यमंत्री वाली बात है, और अगर वो दलित समाज से ही होता है, वो मतलब अगर आप सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से एक ब्राह्मण, एक ओबीसी और एक दलित, इस तरीके से अगर उसको देखा जा रहा है, तो उसमें संभावित चेहरे, मतलब मुझे 2-3 नाम जो याद आ रहे हैं, मतलब मैं तो सिर्फ मैं ये बिल्कुल, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दौड़ में है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये दौड़ में है, लेकिन मैं सिर्फ योग्यता, अनुभव और उनके प्रोफाइल के लिहाज से मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। आपने कुछ सुने होंगे, सिर्फ आप अपने एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। मैं खबर आपके कानों में क्या आ रही है मुझे नहीं पता, आ रही है तो वो भी बताइएगा। एक तो देखिए, बेबी रानी मौर्य का प्रोफाइल बहुत मजबूत है, वो उत्तराखंड की गवर्नर रही हैं, महिला हैं, और आगरा उनकी कर्मभूमि रही, वहां से मेयर रही वो, और पहले भी एक बार मुझे याद है उनका नाम उप मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहा था बीच में, जब दूसरी बार योगी आदित्यनाथ जीत करके आए थे। दूसरा नाम असीम अरुण का मुझे याद इस लिहाज से आता है कि एक आईपीएस ऑफिसर रहे वो, और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। बाद के दौर में अनुसूचित जाति मंत्रालय भी प्रदेश सरकार में वो संभाल रहे हैं, उनकी छवि भी बहुत क्लीन इमेज की है। ये 2 नामों के अतिरिक्त कोई इस तरह की प्रोफाइल का भारतीय जनता पार्टी में दलित चेहरा और कोई? देखिए, पहली बात तो ये है कि बीजेपी में आज के दौर में जो है इस तरीके का कयास लगाना कि कौन बन सकता है, ये मैं तो सिर्फ एक लिस्ट बनाना चाह रहा हूं कि कौन कौन, अगर ये एक फिल्टर है कि उसके लिए आपको, आप देखिए आपने जो बात की है वो बेबी रानी मौर्य, उनको राज्यपाल से इस्तीफा करके उन्होंने चुनाव लड़ा, जीती, मंत्री बनी है। असीम अरुण आईपीएस थे, उन्होंने रिजाइन किया, चुनाव लड़े और वो मंत्री बने हैं। और बाकी अगर समीकरणों को देखें तो पार्टी इन सब चीजों के साथ साथ राजनीतिक के साथ साथ जो सामाजिक समीकरण है
और जातिगत समीकरणों पे तो, क्योंकि दलित अगर आपको बनाना है तो किस क्षेत्र का बनना चाहिए, क्योंकि ब्रजेश पाठक जो है वो लखनऊ से हैं, केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज क्षेत्र से हैं, और खुद मुख्यमंत्री जो है वो गोरखपुर क्षेत्र से। ऐसा कोई ऐसा क्षेत्र जिसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो आगरा देखना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन है नहीं, मतलब जैसे कन्नौज से लेकिन कुलदीप जी इसमें कोई तर्क उर्क नहीं लगता है। बीजेपी इस तरह की सोचा था कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष जो है वो गोरखपुर साइड के जिनका घर है पंकज चौधरी, मतलब उस तर्क पे नहीं जाता है। बीजेपी को जो बेस्ट चीज लगेगी ना, उस वक्त परिस्थितियों में कौन फिट बैठ सकता है सारे समीकरणों में, वो उसको पर एक जो है वो मुख्यमंत्री बना सकते हैं। पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि असीम अरुण का जो बैच है ना, वो बीजेपी में आजकल बहुत अच्छे पोजीशन में। अब अश्विनी वैष्णव उनके बैच के आईएएस अधिकारी हैं, तो देखिए कितनी अहम जिम्मेदारियां मिली हुई हैं। अपराजिता सारंगी जो हैं वो सांसद हैं, तो मतलब और असीम अरुण के पास अभी समय है, मतलब बीजेपी इन्वेस्टमेंट, जैसे नितिन नवीन को जैसे लाया गया, तो एक लंबा समय बीजेपी में इन्वेस्ट कर सकती है। गैर विवादित चेहरा है, लेकिन अब किसी को भी बना, उनके मन में क्या है बीजेपी के पतंगबाजी में तो कुछ निकलेगा नहीं। तो लेकिन एक बात, क्या ऐसा आप महसूस करते हैं कि एक क्षेत्रीय असंतुलन जैसी भी चीज है जिसको ठीक करने की जरूरत है? मतलब इसके पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो जाट चेहरा थे भूपेंद्र चौधरी, और अब फिर से गोरखपुर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, वहीं के मुख्यमंत्री भी है। अभी हम वही बात कर रहे थे कि पूर्वांचल और उस तरफ के बहुत सारे लोग हैं जो संगठन और सरकार में पावरफुल पोजीशंस पे हैं। तो इस फेरबदल में इसको भी एड्रेस किए जाने की संभावना है? जितने मंडल है ना, उनका रिप्रेजेंटेशन पूरा हो, इस मंत्रिमंडल विस्तार में हो जाए, ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रहने वाली है कि जितने मंडल हैं उन मंडलों का रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में भी हो, संगठन में भी हो। ये इस बार का जो है समीकरण साधा जाएगा, क्योंकि ये ना हो कि इस मंडल से कोई मंत्री नहीं है या संगठन में नहीं है। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर जो है वो कैबिनेट का भी फेरबदल होना है, विस्तार होना है, और उसके साथ साथ जो है संगठन की जो नई जिम्मेदारियां लोगों को मिलनी है वो भी दी जाएंगी। राजकुमार सिंह जी, आपके पास मैं आना चाहता हूं कि जिस समय ये मुलाकात प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में हो रही थी, तभी दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक वो भी दिल्ली में ही थे, और तस्वीर भी आई ब्रजेश पाठक की प्रधानमंत्री से मुलाकात की। ये भी खबर आई कि नितिन नवीन से भी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का सबब क्या रहा होगा, या इसको किस तरह से पढ़ा जाए? देखिए, टाइमिंग के हिसाब से अगर देखते हैं तो दिलचस्प बात थी, क्योंकि उसी दिन मुख्यमंत्री जी मिल रहे सबसे, और उसी दिन ब्रजेश पाठक जी मिल रहे थे। और उत्तर प्रदेश में अगर आप लगातार देख रहे हो तो इस तरह की खबरें भी आती रहती हैं कि सर्वोच्च स्तर पर सरकार में तालमेल कम है कुछ, और वही उस दिन भी देखने को मिला, और इसीलिए इस तरह की बात आगे बढ़ी कि दोनों लोग किस तरह की बात कर रहे होंगे। तो मुख्यमंत्री जी की तो स्पष्ट चीजें निकल कर सामने आई, जैसे कि आप लोग भी कह रहे थे SIR को लेकर बात हुई, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार को लेकर बातें होंगी। बाकी ब्रजेश पाठक जी की तरफ से अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि मुलाकात में क्या बात की। वो तो कह रहे थे कि नए साल पर जाकर उन्होंने बधाइयां दी हैं सबको, लेकिन हाँ, राजनीतिक रूप से उस दिन का घटनाक्रम जरूर उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय रहा। आपसे अगर ये मैं प्रश्न पूछूं, और ये आप तीनों से बारी बारी रहेगा, कि देखिए उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में 60 लोगों को शामिल किया जा सकता है, 6 पद उसमें खाली है, 54 लोग अभी मिलकर के उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले 14 हैं, 19 राज्य मंत्री हैं, और उत्तर प्रदेश के मंत्रियों में 21 सामान्य वर्ग से हैं, 22 जो है OBC वर्ग से हैं, और दलित समाज से 8 हैं, आदिवासी, सिख और मुस्लिम बिरादरी से 1-1 मंत्री हैं। इसमें किसी किस्म का असंतुलन जैसा पार्टी महसूस कर रही है क्या? मैं इस लिहाज से पूछ रहा हूं क्योंकि इस कैबिनेट विस्तार की आवश्यकता, जरूरत क्यों महसूस की जा रही थी, इस प्रश्न की पृष्ठभूमि में है कि क्या किस तरह के बदलाव की जरूरत उत्तर प्रदेश में के कैबिनेट में महसूस की जा रही थी? क्या वो सिर्फ क्षेत्रीय असंतुलन है, या वो सामाजिक असंतुलन को भी पार्टी ऐसा कुछ नई तरीके से जिसको पंकज जी ने कहा कि कील कांटे दुरुस्त करना चाहती है पार्टी, वो है क्या दरअसल दुरुस्त करना? कुलदीप जी, देखिए, उत्तर प्रदेश में ये जो साल है 2026, ये एक चुनावी साल है, क्योंकि 2027 में फरवरी और मार्च में यहाँ चुनाव होने हैं। अभी आपको अप्रैल के बाद पंचायत के चुनाव होने उत्तर प्रदेश में। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की चिंताएं बढ़ी थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर यहाँ पर
उनको दूसरे नंबर पर खिसका दिया था। और एक पैटर्न देखने को मिला था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक, या कह सकते हैं सहारनपुर से शुरू करें सोनभद्र तक, हर सीट में बीजेपी के वोट कम हुए थे। उसके अलग अलग कारण लोग बता रहे हैं कि एक पीडीए की वजह से अखिलेश यादव का फार्मूला सफल हुआ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं रहा, या फिर राज्य सरकार का जो काम था उसको लेकर लोगों ने कुछ ठीक से रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद से जो चिंता शुरू हुई, चूंकि ये चुनावी साल है, बीजेपी को अभी हर तरह से अपने आप को ठीक करना है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बड़ा झटका लग चुका है। जो 6 अभी लोग नए मंत्री बन सकते हैं और जो बनेंगे, क्योंकि 60 मैक्सिमम सीमा है, मुझे लगता है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो ओबीसी वर्ग से सबसे ज्यादा मंत्री बनेंगे और SC ST कैटेगरी से भी एक मिनिस्टर बनेंगे, और सवर्ण सबसे कम, मुझे लगता है कि एक ब्राह्मण चेहरा हो सकता है मिनिस्टर, क्योंकि ब्राह्मणों को लेकर लगातार बातें उठ रही हैं कि उनमें असंतोष है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो 2 मंत्री यहां से केंद्र में लोकसभा में चले गए, जितिन प्रसाद और अनूप वाल्मीकि। तो वहां पर भी एक ब्राह्मण कह सकते हैं कि एक सीट खाली हुई थी और एक SC वर्ग से खाली हुई थी, तो एक मंत्री ब्राह्मण और एक दलित मिनिस्टर बनना तय है। हाँ, जो बात मैं सुन रहा था असीम अरुण के बारे में सब लोग बात कर रहे थे, तो ये भी मुझे लग रहा है कि उनको डिप्टी सीएम की बात तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनको अभी वो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल सकता है और उनको एक चेहरे के तौर पर पेश किया जा सकता है जो पीडीए की जो काट करनी है बीजेपी को, उसके लिहाज से। तो ये जो 6 मिनिस्टर अभी बनने हैं, निश्चित तौर से जातीय समीकरण का ध्यान रखा जाएगा। बाकी भौगोलिक रूप से तो जो बातें हो रही हैं वो सब लोग मतलब बुंदेलखंड से मुझे लगता है साध्वी निरंजन ज्योति का नाम चल रहा था, लेकिन वो किसी भी सदन की सदस्य नहीं, और आने वाले 6 महीने में कोई MLC का चुनाव भी नहीं होगा। अभी चूंकि शिक्षक क्षेत्र से और स्नातक क्षेत्र से है, तो वहां पर लगता नहीं है कि मतलब उनका कोई वहां पर रहेगा झुकाव। तो ये पूजा पाल का नाम एक चल रहा है जी, हालांकि वो भी समाजवादी पार्टी में है, लेकिन वो पूरी तरह से बीजेपी की तरफ आ चुकी हैं। पार्टी ने अभी उन्हें निकाला नहीं है, लेकिन उनका भी नाम चल रहा है, और ओबीसी वर्ग से आती हैं, प्रयागराज से हैं, और बाकी चीजें आपको पता ही है कि उनके पति और अतीक अहमद के बीच में जो था, तो उनका भी नाम। मुख्यमंत्री को धन्यवाद किया विधानसभा में। जी माफ कीजिए, मैं सुन नहीं पाया। जी, मैं यही कह रहा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री को विधानसभा में धन्यवाद किया था अतीक अहमद पर। जी प्रशासनिक तो उनका भी नाम इस तरह से चला। तो बहुत सारे लोगों के, और जो निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेन्द्र चौधरी जी, उनका लगभग तय मान रहे हैं कि उनको कैबिनेट मंत्री थे भी पहले और उनको कैबिनेट मंत्री बनना है, और कोई बड़ा विभाग मिलेगा। जैसे कि चर्चाएं हैं यहाँ लखनऊ में कि PWD खाली है, तो PWD मिनिस्टर वो उत्तर प्रदेश में बन सकते हैं। तो ये एक तरह से आने वाला जो चुनाव के पहले की पूरी कवायद है, चाहे वो मंत्रियों के विभाग को लेके या मंत्रियों को कौन से लोग मंत्री बनेंगे, क्षेत्रीय आधार पर, जातीय आधार पर, बीजेपी पूरी तरह से चुनाव के मूड में आ जाएगी। आप देखिए मकर संक्रांति के बाद, और बीजेपी क्या, सारे दल आ जाएंगे। जो आप SIR की बात कर रहे थे, आप देखिए समाजवादी पार्टी ने कितने एक्टिव होकर काम किया SIR, उस तरह से बीजेपी के लोगों ने काम नहीं किया, और यही बीजेपी के लिए चिंता की बात है, जो योगी आदित्यनाथ जी ने अभी चिंता भी जाहिर की, क्योंकि बिहार के बाद से समाजवादी पार्टी ने सबक लेते हुए SIR में उनके कार्यकर्ताओं नेताओं ने बहुत एक्टिव होकर काम किया। और मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश भी दिए थे अनऑफिशियली, जो मुझे पता है, अपने सारे मंत्रियों को, कि जब तक SIR चल रहा है कोई पार्टी, मतलब कह सकते हैं शादी ब्याह में भी नहीं जाएगा, इस तरह की भी बात थी। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि विपक्ष ने ज्यादा एक्टिव होकर काम किया, और यही चिंता बीजेपी की हो रही है। ठीक है, SIR पर फिर से आएंगे, लेकिन पंकज जी कुछ नाम चर्चा में राजकुमार जी लेकर के आए हैं, उन नामों पर कोई आपकी टिप्पणी या उसमें कोई जुड़ाव घटाव, जोड़ना घटाना आप करना चाहते हैं? कोई नाम छूट गया हो तो, जो चर्चा में है? देखिए, सबसे पहले तो अभी ये तय होना बाकी है कि ये जो 6 लोग ही मंत्री बनाए जाएंगे, क्या जो 54 लोग हैं उनमें से किनकी छुट्टी हो सकती है? हाँ, ये भी संभव हो सकता है। उसमें भी अब ये अभी तय नहीं हुआ फॉर्मूला कि क्या इनमें से भी कुछ को बाहर करना है, उनकी जगह नए लाना। वो मतलब ये 6 तो सीट खाली है, वो खाली क्यों रखेंगे भाई? विधानसभा चुनाव से पहले 6 सीट भर लेंगे। नहीं, पर उस छुट्टी का कुछ क्राइटेरिया तो होगा ना, कि बहुत सारे क्राइटेरिया। हाँ, बहुत सारे। अभी जैसे SIR की चर्चा हो रही थी ना, इतना गंडमगोल किया है, संगठन से लेकर विधायक से लेकर के कार्यकर्ताओं ने, सब ने एक दूसरे पर छोड़ दिया। इसीलिए हालत हो गई कि बीजेपी को दर्द भी हो रहा है और उफ भी नहीं कर पा रही है यूपी में बीजेपी।
कई नाम चर्चा में चल रहे हैं, बात सही है। जैसे भूपेंद्र चौधरी जी के बारे में कहा जा रहा है कि वे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनको कहीं एडजस्ट कर लिया जाए। ये कोई मानक जरूरी नहीं है, ये पार्टी हाईकमान तय करेगी। पूजा पाल की भी चर्चा, मुझे लगता है कुछ सीरियस है वो मामला, क्योंकि जिस बिरादरी से आती हैं, श्यामलाल पाल देखें समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और लोकसभा चुनाव के समय में ये एक नैरेटिव बना था कि पाल को प्रदेश अध्यक्ष बना देने से पाल बिरादरी एक्टिव होकर समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया। ऐसा कोई ट्रेंड दिखा नहीं, लेकिन क्या होता है ना, चुनाव में नैरेटिव बहुत काम करता है। तो पूजा पाल एक मजबूत चेहरा हो सकती हैं, और वो अतीक अहमद वाला जो मसला है, तो मुझे लगता है, और ये जो कई सारे विधायक राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस किए थे, उनमें से एक मनोज पांडे भी हैं, ऊंचाहार वाले मनोज पांडे। अब बेचारे वहां चीफ विप थे, यहाँ जब से आए हैं तो अमित शाह जी उनको सिक्योरिटी पकड़ा दी है, वही लेके घूम रहे हैं, लेकिन बहुत बेचैन है। लेकिन इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आएगा ना। आप अगर ले लेंगे, आप मंत्री बनेंगे, तो आप तो एंटी पार्टी एक्टिविस्ट हो के, ये कौन तय करेगा? नहीं 1 सेकेंड सर, आप क्योंकि समाजवादी पार्टी कोर्ट चली जाएगी। अगर स्पीकर के पास दरख्वास्त दी और आपने एक हफ्ते में, पूजा पाल का मसला जो है, हिमांशु जी, पार्टी ने उनको बाहर कर दिया है। नहीं वो स्वतंत्र। 1 सेकेंड सर, सस्पेंड करना और एक्सपेल करने में, सस्पेंड 6 साल के लिए आपके ऊपर सस्पेंड रहते हुए पार्टी की विप, बिल्कुल सही बात है, और आप पार्टी के खिलाफ बोल नहीं सकते। और आप अगर मंत्री बनाएंगे तो स्पीकर वो एंटी, उस पे आपके खिलाफ पार्टी एंटी एक्टिविटीज में स्पीकर को कह सकते हैं। पहले तय कौन करेगा? ये विधानसभा अध्यक्ष तय करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे, सबको पता है कि विधानसभा अध्यक्ष नहीं, अगर नहीं करेंगे तो कोर्ट चले जाएंगे, अगर मनोज पांडे और दोनों के लिए लागू आ जाता है। और बीजेपी भी इस तरीके का कोई रिस्क नहीं लेगी जिससे कि उनकी भद ना बीजेपी बहुत रिस्क लेती है भाई साहब। नहीं, रिस्क लेगी, लेकिन ऐसा रिस्क नहीं ना कि मंत्रिमंडल बनाए और उसमें कोर्ट चले जाए और कोर्ट का फैसला फिर एंटी आ जाए तो और ज्यादा खराब सिचुएशन आए। इससे मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की कंट्रोवर्सीज में, विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे जो लग रहा है वो मैंने आपसे कहा। दूसरा, एक गुर्जर बिरादरी को लेकर के बहुत चर्चा है कि भाई गुर्जर बिरादरी से एक ही नेता हैं, और पश्चिम में गुर्जरों ने तमाम उसके बावजूद भी मतलब बीजेपी का साथ दिया, तो गुर्जर बिरादरी से होंगे। जैसे कह रहे हैं कि भाई एक ब्राह्मण खाली हुआ, एक एससी हुए, तो कुल मिला के ये दिया जाएगा कि भाई हाँ, हम किन बिरादरी को और किन समाज को आगे रखकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो वही है कि पीडीए के काट वाला मामला कुछ इस तरीके का एक सामाजिक समीकरण बनाकर आएगी बीजेपी, ऐसा लगता है। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, दैनिक भास्कर और कुछ और आउटलेट्स ने भी रिपोर्ट किया इस बारे में कि जो नाम छूट गए, बता रहा हूँ, गुर्जर समाज से आप अशोक कटारिया का नाम चल रहा है। पहले भी ये मंत्री रहे हैं, परिवहन मंत्री थे पहले। और फतेहपुर के खागा सीट से विधायक कृष्णा पासवान समाज से आते हैं। राम रतन कुशवाहा जो झांसी से। पर एक महत्वपूर्ण, दो इसमें इंटरेस्टिंग नाम मुझे दिखे। एक तो साध्वी निरंजन ज्योति का जिक्र उन्होंने किया कि तो अभी तो एमएलसी के चुनाव भी नहीं है। क्या कायस्थ समाज से आकाश सक्सेना रामपुर के, उनका नाम भी चर्चा में है क्योंकि वो जाइंट किलर रहे हैं, उन्होंने आजम खान के इलाके में उनको चुनाव हराया। सबसे बड़ा ये हुआ कि अभी उनके बेटी की शादी थी दिल्ली में, और वहां प्रधानमंत्री उस समारोह में पहुंच गए। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि झूठ बोल रहे हैं आकाश सक्सेना, प्रधानमंत्री जी जाएंगे नहीं, विधायक हैं, इनके यहाँ कौन जाएगा। जब वहां चले गए प्रधानमंत्री जी तो उनका भौकाल बहुत टाइट है इलाके में तो ये बात उसके बाद से आने लगी है। और ये बात सही है कि रामपुर में उन्होंने चुनाव हराया, तो उस लिहाज से देखें तो आकाश सक्सेना का भी दावा बनता है। लेकिन अब कायस्थ बिरादरी तो नितिन नवीन जी से बड़ा कौन होगा, पार्टी के अध्यक्ष ही बना दिए गए, तो मैसेज तो पार्टी ने ऑलरेडी दे रखा है, उससे बड़ा क्या हो सकता है। पर इसमें दो नाम हैं, कुर्मी समाज से आशीष कुमार आशु और पद्मसेन चौधरी। मुझे थोड़ा, मतलब मैं इसको सत्य नहीं मान रहा हूँ, ये मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से है, लेकिन फिर भी यदि मान लीजिए इस तरह का है कि तमाम इन चल रहे नामों में दो नाम कुर्मी समाज से हैं, और ये तब है जब हाल ही में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी समाज से ही मिला है। थोड़ा सा मैं ना कुर्मी समाज के वोटिंग पैटर्न पर आप दोनों की एक विस्तारित राय जानना चाहता हूं। भाई ऐसा कौन सा घाव कुर्मी समाज ने दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अनुप्रिया पटेल का साथ काफी नहीं है, हमें अपने स्तर से भारतीय जनता पार्टी में बेहतर प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा कुर्मी समाज को। और उनका वोटिंग पैटर्न क्या रहा है कि एक बात ये कही जाती थी कि बहुत रणनीतिक तरीके से वोट करता है ये समाज, क्योंकि वो बेनी प्रसाद वर्मा को भी जिताता था, विनय कटियार को भी जिताता था, संतोष गंगवार को भी जिताता था, और मतलब
नेता को देख करके, अपने समाज के नेता और काम करने वाले नेता को देख करके कोई दलगत विचारधारा में बंद करके वोट करने वाला समाज नहीं रहा, ऐसी एक मान्यता है। तो इस पर एक आपकी एक विस्तारित टिप्पणी। ये अगर नॉन यादव देखें ना तो कुर्मी समाज का बड़ा दबदबा, खास तौर से अगर आप देखेंगे ब्यूरोक्रेसी में, और सेकेंड और थर्ड ग्रेड के जो अधिकारी हैं, ये यूपी सरकार ने आंकड़े भी पेश किए थे जब अनुप्रिया पटेल ने कहा था आरक्षण को लेकर के, आउटसोर्सिंग पर विवाद बढ़ा था कि भाई देखिए कुर्मी बिरादरी का इतना प्रेजेंटेशन है, सबसे ज्यादा उसी समाज का है। एक नैरेटिव बना ये लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी की हार हो गई वहां पर और समाजवादी पार्टी की शानदार जीत हुआ। कई ऐसी सीटें हैं, आप उठाकर देखिएगा, जहां जहां समाजवादी पार्टी का कुर्मी आया और सामने में जो भी रहा बीजेपी का, वो धराशायी हो गया। सिर्फ एक सीट एक्सेप्शन के तौर पर, वो जितिन प्रसाद थे कि जिनके सामने में कुर्मी था लेकिन जितिन प्रसाद चुनाव हार गए। बस्ती में हरीश द्विवेदी का हाल देख लीजिए, अंबेडकर नगर में रितेश पांडे का हाल देख लीजिए, सब धराशायी हो गए। अधिकतर सीटों पर ब्राह्मण थे। तो एक नैरेटिव बना कि कुर्मियों को टिकट खूब दिया अखिलेश यादव ने और कुर्मियों ने सिर्फ अपना देखा। तो उस लिहाज से ये हो रहा है कि भाई कुर्मियों को जितना हम आगे बढ़ाएंगे तो कुर्मी वोटर हमारी तरफ आएंगे। और ये पैटर्न रहा पिछले, कोई कुर्मी का कोई पूरे यूपी का अगर प्रादेशिक स्तर पर देखें तो बीते 2-3 दशकों में कोई एक नेता नहीं रहा, एक अलग अलग पॉकेट में उनके नेता रहे हैं। तो आपने कहा कि पंकज, अनुप्रिया पटेल की वैसी अपील नहीं है, वो 1-2 जिलों में सीमित है। मतलब उनके पिताजी ने जो है वो पटेल समाज की पार्टी बनाकर अपना दल चुनाव लड़े, कभी चुनाव नहीं जीत पाए। और अनुप्रिया पटेल का जो मार्जिन है वो 2 लाख से ज्यादा का था 19 का, जो इस बार घट के लगभग 36,000 आ गया। हाँ, मतलब उनके अच्छे दिन तो तब शुरू हुए जब भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन शुरू हुआ। जिस समाज के लिए अनुप्रिया पटेल के साथ अलायंस किया गया, उस समाज की नेता का अगर परसेंटेज ऑफ वोट कम हो जाए और उनका जीत का मार्जिन कम हो जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी इसी को ध्यान में रखते हुए पंकज चौधरी, क्योंकि वो 7-8 बार के सांसद हैं, 7 बार के, और उनको लेके आए हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बना के, क्योंकि जो बात पंकज जी ने भी कही कि अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कुर्मी सिर्फ अनुप्रिया पटेल के सहारे जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को नहीं मिले, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपनी एक कुर्मी लीडरशिप को डेवलप फिर से करना होगा। विनय कटियार का जिक्र आपने किया, अगर आप देखें तो ईस्टर्न क्षेत्र में, पूर्वांचल में ओम प्रकाश सिंह एक बड़े नेता होते थे और उनके बाद कोई उस तरीके से कुर्मी नेता वहां पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज पे लगातार विचार भी कर रही है। और 2014 के बाद जिस तरीके से कुर्मी वोट एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिला था, वो छिटका है, तो उसकी रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। वो कितने उसमें सफल होंगे, नहीं होंगे, मंत्रिमंडल में कितनों को जगह दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, ये समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए काम जरूर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और उसको इस बात का भी अंदाजा है कि अनुप्रिया पटेल के सहारे जो है कुर्मी वोटर्स को पार पाना बहुत आसान नहीं है, इसलिए उनको अपनी भी ताकत उसको लगानी पड़ी। इसी चक्कर में क्या हुआ ना कि विनय कटियार जो एक तरीके से रिटायरमेंट ले चुके थे चुनावी राजनीति से, उन्होंने देखा माहौल ठीक है तो उन्होंने कहा 2027 का विधानसभा चुनाव हम जरूर लड़ेंगे। उन्होंने अपनी दावेदारी खुद ही घोषित कर दी है। हाँ, तो मतलब ही इज ओपन की अगर राजकुमार जी आपकी इस पर टिप्पणी। देखिए, बीजेपी ने कोशिश तो की कि कुर्मी समाज से उनके यहाँ बड़े नेता हों। जैसे कि आप देखें, स्वतंत्र देव सिंह को अध्यक्ष भी बनाया और बड़े पावरफुल मिनिस्टर भी रहे, लेकिन वो बन नहीं पाए पूरे उत्तर प्रदेश के नेता। ऐसा नहीं, रेखा वर्मा चुनाव हार गई जो सांसद धौरारा से, वो मतलब कोशिश बीजेपी की है, बट पूरे स्टेट में, जैसे कि अभी पंकज जी ने कहा कि कोई एक नेता कुर्मी समाज का बीजेपी के साथ नहीं है। जैसे ओम प्रकाश जी हुआ करते थे, जो हिमांशु जी बता रहे हैं अभी, उस दौर में जरूर बड़े नेता थे और पूरे स्टेट में उनकी एक पहुंच थी, पकड़ थी। उसके बाद से तो बीजेपी की कोशिश यही है कि कुर्मी समाज ने जो स्ट्रेटेजिकल वोटिंग की है 2024 में, और ये भी है कि एक सीट, मैं सीट भूल रहा हूं शायद, जहां दोनों बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों की ओर से कुर्मी कैंडिडेट थे और वहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं। तो कुर्मी समाज ने भी वरीयता समाजवादी पार्टी को दी है, उनके कैंडिडेट को भी दी है, और जहां पर उनको अलग से वोटिंग करनी थी, दोनों ही प्रत्याशी अलग थे, वहां भी समाजवादी पार्टी को वोट किया। तो बीजेपी के लिए यही चिंता की बात है कि कैसे एक इतने बड़े ओबीसी वर्ग के वोट बैंक को अपने साथ लाएं, और इसीलिए वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं। राजकुमार जी, वो सीट जो है ना, बांदा की सीट थी जहां आरके पटेल बीजेपी के सांसद थे, और वो समाजवादी पार्टी के कुर्मी के आगे ढेर हो गए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक बात है। पंकज जी, यहीं से एकदम सही समय है कि अब हम बिहार की ओर मुड़ लेते हैं। जी जी। बिहार में दरअसल खरमास का ही वेट हो रहा है, या मतलब थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है कि 2 प्रदेशों में एक साथ इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी करेगी। अरे तो शुभ मुहूर्त तो सब जगह रहता है। हाँ, रहता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो बजट सत्र और उसके बाद वो हो, मतलब होना है वहां भी, लेकिन वन थिंग एट अ टाइम। एक जान लीजिए कि मकर संक्रांति के बाद कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि 16 तारीख को हाँ, वही वो मई भी जा सकता है। हाँ, मतलब वही ना, वो तो वो इसलिए नहीं, मतलब रुका, सहमति नहीं बनी तो उसको कभी टाल भी टाला जा सकते हैं। सकता है। हाँ, बजट के बाद तक भी खिंच सकता है। आप जिक्र कर रहे हैं 2024 का कि मकर संक्रांति के बाद जो है वो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से साथ आए, तो वो आई। लेकिन सही है, जो चर्चाएं हैं वो एनडीए में भी चल रही हैं कि किस तरीके से बिहार में, क्योंकि जेडीयू के जो है 6 नए मंत्री बनने हैं और भारतीय जनता पार्टी के पहले 3 थे। अब नितिन नवीन क्योंकि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हो गए और आने वाले दिनों में अध्यक्ष भी बनेंगे, तो एक उनकी सीट खाली है, तो 4 सीटों पे उनका भी दावा है। टोटल 10 सीटों पर जो है नए मंत्री बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चर्चाएं, आम सहमति, जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए किस पार्टी का रिप्रेजेंटेशन जो है वो कौन सी जाति करेगी, कौन सी पार्टी किस जाति का रिप्रेजेंटेशन करेगी, ये भी ध्यान में रख के सारी चर्चाएं होंगी। नामों पे सहमति बनाने की कोशिश होगी। तमाम चीजों को देखकर आप कुछ नाम लेके आए हैं? नहीं, नाम तो मैं नहीं लेके आया। अरे बीजेपी वाले 4 में से नाम तो बताइए। भारतीय जनता पार्टी अब कवर करते हैं। आप देखिए आपके टिप्स पे होगा नाम, किसको मंत्री बनाया जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। कभी कभी पता चल जाता है, वैसे बहुत कम। हाँ, तो उसी अभी नहीं है। आप जो छेड़ना चाह रहे हैं वैसा नहीं है। नहीं, पर एक बात बताइए, जैसे जब ये शपथ ग्रहण हो रहा था बिहार का, तब बहुत सारे लोगों ने इस बात पर थोड़ी हैरानी जाहिर की कि इसमें जगन्नाथ मिश्र के लड़के नीतीश मिश्रा का नाम क्यों नहीं है बतौर उद्योग मंत्री। उनका कामकाज भी ठीक ठीक था, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एमबीए किया है, बाहर से पढ़ाई की है, और उनका परफॉर्मेंस को लेकर के भी ये कहा गया कि ठीक ठीक है। क्या इस विस्तार में मैथिल ब्राह्मण कोटे से एक ये मान सकते हैं कि एक दावेदारी उनकी बनती है? नहीं, उनकी भी बनेगी, नहीं बनेगी, क्योंकि पार्टी मैंने कहा ना, समीकरणों को देखना। भारतीय जनता पार्टी को तो 4 ही मंत्री बनाने हैं ना, और किस जगह से, किस क्षेत्र के लोगों को मंत्री बनाना है। अब आप नाम नहीं लेंगे तो फिर मुझे कहीं से कोई नाम किसी को कोट करके लेना। जैसे देखिए, अब जैसे संजय सरावगी को नहीं बनाया था, तो हम लोग सोच रहे थे भाई क्यों नहीं बनाया। तो पार्टी ने उनके लिए कुछ सोच रखा था। लेकिन हाँ, ये बात सही। अब जैसे मैं एक चीज बताता हूँ, अश्विनी चौबे मंत्री हुआ करते थे बिहार में, भागलपुर से वो गए। उसके बाद से भागलपुर मंडल से बीजेपी ने किसी को पिछले 2 दशक में मंत्री ही नहीं बनाया। 2 नहीं, 19 के बाद। हाँ, मतलब नहीं, इससे पहले भी अश्विनी चौबे तो केंद्र में आ गए थे, उसके बाद से मंत्री ही नहीं बनाया है। भागलपुर बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है इस बार हुई जो कमी है, चूंकि इसकी चर्चा कहीं मैंने सुनी, इसीलिए मैंने भागलपुर का जिक्र किया। तो कुछ नाम तो हिमांशु जी बताइए, चर्चा तो बहुत चल रही है। नामों पे चर्चा इसलिए नहीं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी, मैंने अभी भी कहा, जातिगत चीजों को देखते हुए, क्षेत्रीय समीकरणों को, सामाजिक समीकरणों को देख के ही 4 बनाने हैं। एडजस्टमेंट क्या तारकेश्वर सिंह या रेणु देवी को बनाए, कहा किसको प्रतिनिधित्व देना है जिसका फायदा जो है, क्योंकि अब चुनाव तो 29 में होने हैं वहां लोकसभा के, उससे पहले कुछ है नहीं। ऐसे में सारी चीजों को ध्यान में रखकर एडजस्टमेंट भी भारतीय जनता पार्टी को करनी है। वो एडजस्टमेंट कैसी होगी? लेकिन जेडीयू जो है वो एक चीज पर मुझे लगता है वो थोड़ी सी है कि 2 उनके मंत्री जो हैं वो अति पिछड़े समाज से बन सकते हैं। अच्छा, जो मुझे अभी तक जानकारी मिली, अब नाम कौन होंगे नहीं होंगे, 6 में से 2 अति पिछड़े होंगे। ओके, एक दलित में से भी होंगे और फिर अपर कास्ट में बाकी कुर्मी समाज, ये सब तो भागलपुर से होगा वो जेडीयू का। आप बताइए कौन है? बता दीजिए इस पे क्या है। हाँ, मतलब चर्चा मैंने सुनी है। वो मंडल जी का इंटरव्यू आप लोगों ने देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था, जो चुनाव हार गए गोपालपुर से। तो उनको जो हराया हबुलो मंडल, तो उनका, जिन्होंने शाहनवाज जी को भी चुनाव हराया, हाँ, तो उनका जिक्र मैंने पार्टी के एक बहुत, गोपाल मंडल को जिन्होंने हराया, हाँ, तो 3-4 ही तो जेडीयू में बड़े नेता हैं जो कुछ कह पाते हैं। तो उन्होंने एक उनका जिक्र किया, तो मैंने कहा कि इस बार चर्चा कर लेते हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, भाजपा के ये नेता बन सकते हैं मंत्री। अब आप लोग नहीं बोल रहे तो मैं कहीं से तो कुछ, हमारी तरह हाड़ तो वो ठीक है, मतलब, और ये हमें मालूम नहीं सकता है उसमें। तो खैर उन्होंने नीतीश मिश्रा का नाम भी रखा है, संजीव चौरसिया जो दीघा, पटना के दीघा से विधायक हैं, उनका नाम। एक नाम और है जो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, संजय मयूख।
देखिए वो ये कायस्थ समाज से अगर कोई अध्यक्ष बन के नितिन नवीन यहाँ आए तो संजय मयूख अगर मंत्री बनेंगे तो कायस्थ समाज का प्रतिनिधित्व उन्हें मिले और सही है, शीर्ष नेतृत्व के करीबी भी वाले वो जो है वो यहाँ छपरा के हैं। नहीं, उनकी थोड़ी कहानी बताइए, मतलब उनकी तो अमित शाह से और शीर्ष नेतृत्व से बहुत करीबी है। वो मीडिया सेल में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। 2017 में आए, उससे पहले जो है 2006 में जब राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने थे अडवाणी जी के हटने के बाद, तब से वो मीडिया सेल में थे, सह प्रभारी भी रहे हैं और अभी भी वो को इंचार्ज ही हैं मीडिया सेल के। लेकिन लंबे समय से 2 बार वो वहां पर विधान परिषद के सदस्य हो चुके हैं और उनका विधान परिषद का जो टर्म है वो अप्रैल में खत्म हो रहा है। तो अब पार्टी 2 बार से ज्यादा देगी या नहीं देगी, क्योंकि मंगल पांडे भी 2 ही बार उनको विधान परिषद और तीसरी बार उनको विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ा है। तो ये पार्टी कुछ नियमों में कई बार छूट भी देती है, देखते हुए कि ठीक है करना है, इसलिए कई बार नियम के तौर पे बना दिए होते हैं कि ठीक है, और चौथा तोड़े जाते हैं कुछ लोगों के लिए। क्या संजय मयूख उसमें होंगे? तोड़े जाएंगे तो जो जाहिर तौर पे उनका एक लॉटरी लग सकती है। चौथा नाम जो इस अखबार ने रिपोर्ट किया है, बेगूसराय की तेघड़ा सीट से वामपंथी किले को ध्वस्त करने वाले रजनीश कुमार का नाम इसमें बताया गया। नीरज कुमार बबलू का भी नाम है राजपूत समाज से। रजनीश कुमार बन जाएंगे तो गिरिराज जी क्या करेंगे? क्या? अच्छा, ये क्या है, ये इसको समझाएं तो। वहां की लोकल पॉलिटिक्स में तो ऐसा ही बताया जाता है। हिमांशु बाबू बताइए। नहीं, आप बताइए, आपका बिहार ये आप लोग ये क्या करते हैं कि आप बताइए, आप दोनों ही लोग लखनऊ से नहीं। मतलब आमतौर पे जो हमें सुनने को मिला यही है कि मतलब गिरिराज जी की पसंद के नहीं है, बस इतनी जानकारी मिली। अच्छा, और जेडीयू के भूमियार समाज से होने के बावजूद गिरिराज जी के साथ कहा जाता है कि उनके संबंध ठीक नहीं है। जब उनको राष्ट्रीय सचिव भी बनाया गया था तब भी ऐसा आया था कि गिरिराज जी नहीं चाहते थे। वो हो सकता है, लेकिन क्या गिरिराज जी की इतनी पार्टी मानेगी कि रजनीश को मंत्री ना बनाए? ये भी है, और पार्टी आलाकमान फैसले खुद लेती। देखिए कुलदीप जी अभी नहीं जान रहे थे, ठीक है, अब वो सब बताने लगे। एक चीज जरूर है बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने हैं और जिस तरीके से चल रहा है, ये कहा जा रहा है कि इस टेन्योर में ही वो ये मुख्यमंत्री का पूरा कार्यकाल कर पाए। ये थोड़ा सा डाउटफुल है और वो खुद तय करेंगे कि कब उनको जो है मुख्यमंत्री पद छोड़ना है। नहीं, अभी तो कुछ लोग उनके बेटे की राजनीतिक एंट्री होगी या नहीं होगी, ये भी नीतीश कुमार को ही तय करना है, क्योंकि पार्टी के अंदर ये चर्चा हुई थी जब विधानसभा चुनाव थे कि उनके बेटे को नालंदा से चुनाव लड़वा दे। एक पार्टी के नेता ने कहा तो उन्होंने ये कह दिया कि क्या बात करते हैं, ये सब हमने जीवन में किया है क्या? तो अब उनके बेटे को लेकर क्योंकि पार्टी के अंदर भी आवाज उठ रही है कि निशांत जो है वो पार्टी में आए, संगठन या सरकार में जिम्मेदारी संभाले, तो उनका क्या भविष्य होगा। और इसीलिए क्योंकि पिछली बार जो है 2024 में जेडीयू की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी वो जनवरी में हुई थी और इस बार टाल दिया गया है, और यह है कि मार्च के अंदर जो है जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। तो उस बैठक से पहले ये तय हो जाएगा कि निशांत पार्टी संगठन में या सरकार के अंदर आएंगे या नहीं। ये फैसला जो है नीतीश कुमार को लेना है, क्योंकि पार्टी आफ्टर नीतीश कुमार निशांत को देखनी है या अपनी जो बैटल है वो नीतीश कुमार किसी और को सौंपेंगे। पंकज जी, फाइनल कमेंट। देखिए, नीतीश कुमार का अब अपने बेटे को लेकर ये मन बदलने लगा। जो हिमांशु जी कह रहे थे वो चुनाव के पहले की बात है। उसके बाद पार्टी के अंदर इस बात को लेकर बहुत चर्निंग हुई है और अब धीरे धीरे ये कहा जा रहा है कि नीतीश जी मन बनाने लगे। अभी तो ये भी कहा जा रहा था कि जनवरी फरवरी में बदल जाएंगे, लेकिन उन्होंने 2 महीने का अपने यात्रा का कार्यक्रम तय कर लिया नीतीश जी ने। ये बात सही है कि निशांत के बारे में बहुत जल्द फैसला हो सकता है, लेकिन सरकार में अगर रहते हैं नीतीश जी तो निशांत की एंट्री सरकार में नहीं होगी, क्योंकि ये बात नीतीश जी ने कही है कि जो जीवन में हमने कमाया है वो मैं एक पल में नहीं गवा सकता। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेता नगरी के इस सत्र में महाराष्ट्र निकाय चुनावों की बात करेंगे। क्या ये बात मानने योग्य है कि स्थानीय स्तर पर बीजेपी, एआईएमआईएम और बीजेपी कांग्रेस का गठबंधन हो गया जिला स्तर पर और किसी भी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को इसकी भनक तक नहीं लगी, या ये अलग किस्म का एक राजनीतिक प्रयोग था जिस पर आउटरीच होने के बाद पार्टियों को इससे पल्ला झाड़ना पड़ा, वरना पहले इससे मौन सहमति थी। वो 68 लोग कौन हैं जो बिना चुनाव लड़े महाराष्ट्र में चुनाव जीत गए
है, इन सभी का ताल्लुक प्रदेश के सत्ता पक्ष से ही क्यों है? ये कौन सा मॉडल है जिसने सूरत के लोकसभा चुनावों की याद दिला दी है? और अजित पवार का मुंह फुलाना टैक्टिकल है या प्रदेश की राजनीति की कोई नई करवट? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं राजदीप सरदेसाई, कंसल्टिंग एडिटर, इंडिया टुडे टीवी। उनको छुट्टी के दिन तंग किया, इसके लिए माफी चाहते हैं। किरण डी तारे, एडिटर द परफेक्ट वॉइस, आप पहले महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ रहे हैं इंडिया टुडे मैगजीन के, आपसे भी सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और थोड़ी देर में अमिताभ तिवारी, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट और कमेंटेटर और डेटा एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। राजदीप जी, पहले तो आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं। आप कहाँ हैं इस समय? मैं कुलदीप गोवा में हूँ, और साल की शुरुआत अगर आप गोवा में करें दिल्ली के बजाय, तो मुझे लगता है आपका मूड अच्छा होता है। इसीलिए मेरा मूड आप देख सकते हैं मेरे शर्ट से, मेरे टोपी से। गोवा मेरे पिताजी का जन्म स्थल है, मेरी पिताजी की फैमिली यही रहती है, और गोवा से एक विशेष लगाव है। इसलिए मैं साल का शुरुआत हो सके तो गोवा से शुरू करता हूँ, ताकि दुनिया को गोवा के नजरिए से देखें तो दुनिया और भी सुंदर नजर आती है। निसंदेह बहुत सुंदर है गोवा। आपकी हैट बहुत अच्छी है। आर यू मिसिंग सौरभ द्विवेदी? Are you missing Saurabh Dwivedi? I am missing Saurabh Dwivedi. I am missing Saurabh Dwivedi. That does not mean I am not happy to be with you. ये मैं करेक्ट कर दूं कुलदीप, पर I am missing my friend Saurabh Dwivedi, क्योंकि नेता नगरी में जो एक तरह से लगाव हुआ था पिछले 6 सालों में लल्लन टॉप की टीम से, बहुत ही अच्छा रहा। मेरी जो पूरी एक्सपीरियंस पिछले 6 साल से रही, मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि लल्लन टॉप ने हिंदी डिजिटल में एक नया इतिहास शुरू किया है, एंड सौरभ एज द फाउंडर एडिटर, उन्होंने बहुत कुछ लल्लन टॉप को दिया, मुझे दिया, मुझे एक तरह से मौका दिया हिंदी में लोगों से बातचीत करने के लिए, और हमारी नोक झोंक जो भी होती थी, लेकिन दोस्ती थी और आई थिंक म्यूचुअल रिस्पेक्ट था। और मैं आई थिंक ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल व्यूअर्स कहूंगा कि जो सौरभ का कंट्रीब्यूशन रहा लल्लन टॉप के लिए, इट विल नॉट बी फॉरगॉटन, एंड आई थिंक आप और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं कि आप उसी दिशा में और भी मजबूत बने। इंस्टीट्यूशंस आर नॉट बिल्ट बाय इंडिविजुअल्स, बट इंडिविजुअल्स मैटर। पर मैं चाहता हूं कि एक तरह से वो जो नेता नगरी की नोक झोंक हो, आप कुलदीप आपके साथ करेंगे, एक बार सौरभ के साथ कर देते, अब ढूंढेंगे कि आपकी कमियां कहाँ हैं। अगर कल आपका फोटो अमित शाह के साथ मिल जाए मुझे, तो मैं आपको पूछ लूंगा, या राहुल गांधी के साथ, तो ये चलता रहेगा। देखिए, जिंदगी चलती रहती है। आई विश सौरभ ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि मैं समझता हूँ ही वॉज एट द टॉप ऑफ हिज गेम, और ऐसे समय छोड़ना आसान नहीं होता। आई नो कितना लगाव उनको था लल्लन टॉप और आपसे और इंडिया टुडे ग्रुप से, तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। मैंने हमेशा कहा लल्लन टॉप में एक दिन सौरभ या तो नेता बनेगा, या अभिनेता, या डायरेक्टर, या कुछ तो करेंगे। सौरभ द्विवेदी में कुछ है कि वो अपने लाइफ में कुछ करेंगे। हम जैसे लोग जो हैं, हम बस ये पत्रकारिता के आगे नहीं बढ़ पाए। अरे सर, थैंक यू सो मच फॉर योर बेस्ट विशेस, काइंड वर्ड्स। अब अपन विषय पर आते हैं। सर, 15 जनवरी को बीएमसी के चुनाव होने हैं, और उसमें जो सबसे पहली चीज जिस पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ, उस पे देवेंद्र फडणवीस ने बाद में कहा कि उनको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। कहानी ये है कि 68 जगहों पर अनअपोज्ड निर्विरोध तरीके से भारतीय जनता पार्टी और शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार एनसीपी से जुड़े हुए लोग 68 जगहों पर निर्विरोध जीत गए। यानी अब 29 नगर निगम की बची हुई 2801 सीटों पर ही वोटिंग होगी। ये कैसे हो गया? इसको थोड़ा इस मॉडल को समझाइए। मतलब ये इसमें 44 बीजेपी के हैं, शिंदे की शिवसेना के 22 हैं, एनसीपी के भी 2 उम्मीदवार निर्विरोध हैं। विपक्ष की ओर से जाहिर है असंतोष जाहिर किया गया है। चुनाव आयोग की ओर से एक सरकारी सी प्रतिक्रिया आई है कि जो भी लोग निर्विरोध जीते हैं, हम एक एक केस की जांच करेंगे, और राज ठाकरे की पार्टी की ओर से कहा गया है कि भाई हम कोर्ट तक जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे। पर ये बहुत लोकल स्तर का चुनाव होता है, और वहां ये किस तरह से वर्क करता है कि ऐसा तो रहा नहीं होगा कि शरद पवार की पार्टी या कांग्रेस वहां से चुनाव लड़ने में अनिच्छुक रही होगी। तो स्थानीय स्तर पर क्या प्रत्याशी को मैनेज कर लिया जाता है? क्या विचारधारा या पार्टी का अलाइनमेंट उस स्तर पर नहीं होता, जो छोटे स्तर पर, और उनको जो है इजीली, क्या ये मनी एंड मसल पावर का ही एक इस्तेमाल का ही एक रिफ्लेक्शन है? इसको कैसे पढ़ें आप इस मॉडल को? राजदीप जी, आपसे शुरुआत। ये मॉडल साफ है कुलदीप। ये सत्ता जो होती है ना,
ये सत्ता इतनी ताकतवर होती है, ये कुछ भी कर सकती है। और ये केवल महाराष्ट्र से नहीं, लोकल बॉडी चुनाव आप देश भर में देखिए। कुछ साल पहले पंचायत चुनाव वेस्ट बंगाल में हुए थे। कई ऐसे पंचायत थे जहां टीएमसी के कैंडिडेट ऐसे ही अनअपोज्ड इलेक्ट हुए। उसके पहले जब लेफ्ट पावर में हुआ करती थी बंगाल में, उनके कैंडिडेट्स पंचायत में अनअपोज्ड हुआ करते थे। देश भर में जब इस तरह के लोकल बॉडी चुनाव होते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जिसकी ताकत है वो कुछ भी कर सकते हैं। और खास करके लोकल लेवल की जो पॉलिटिक्स है, ज्यादातर आजकल मैं देखता हूं वो पार्टी लाइंस पर भी नहीं होती। यानी जो व्यक्ति होता है वो अपनी लोकल दादागिरी दिखाने के लिए राजनीति में आता है। तो जो भी पक्ष उसको लगे उसे सत्ता देगा और सत्ता के जरिए सामग्री देगा, क्योंकि पॉलिटिक्स एक तरह से व्यवसाय बन गया है, वो एक तरह से हावी हो जाता है। फिर आप किसी कैंडिडेट को बिठा सकते हैं, किसी को खड़ा कर सकते हैं, ये तो होता ही है। आपको आश्चर्य होगा, आपको जानकारी भी होगी कि 2024 के चुनाव में ये लोकसभा में हुआ था। मुझे याद नहीं इसके पहले लोकसभा में कब हुआ था कि एक कैंडिडेट निर्विवाद, मुझे लगता है भाजपा का कैंडिडेट सूरत से जी, सूरत में ये हुआ था। इंदौर में भी लगभग ऐसी स्थिति आ गई थी। सवाल ये उठता है कि आप सोचिए ना, जब ये लोकसभा जैसे चुनाव में हो रहा है तो लोकल लेवल का हो गया। देखिए आज की तारीख में महाराष्ट्र में क्या है, 90% जो सीटें पिछली साल विधानसभा चुनाव जब हुए थे वो भाजपा, शिवसेना, शिंदे ग्रुप और अजीत पवार के एनसीपी को मिले थे। जब आपको 90% सीटें मिलती है, लगभग 80 या 90% सीटें आती है भाजपा को, उनके जो सीटों में से 90% मिली थी, तो आपकी ताकत तो होती है लोकल लेवल पर। और लोकल लेवल पर जो भी कैंडिडेट जीतना चाहता है वो सत्ता के साथ जुड़ना चाहता है। और महाराष्ट्र में वही हुआ है, क्योंकि आपने पूछा ये मॉडल क्या है, ये मॉडल वही है। वेस्ट बंगाल में जो पंचायत चुनाव में होता है वो अब महाराष्ट्र में इस लोकल बॉडी चुनाव में हो रहा है। जी, जो सूरत के चुनाव का आप जिक्र कर रहे थे, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नीलेश कुंभानी कांग्रेस के उम्मीदवार थे और 6 प्रत्याशियों के पर्चे रिजेक्ट हो गए थे। मुकेश दलाल और मेरे ख्याल से 9 प्रत्याशियों के पर्चे रिजेक्ट हो गए थे। 6 बाद में 6 बचे थे और उन 6 के 6 ने बाद में अपना नाम वापस ले लिया और मुकेश दलाल निर्विरोध विजेता घोषित कर दिए गए। तो भारतीय जनता पार्टी उस समय 400 पार के नारे और मिशन के साथ चल रही थी, तो उस समय उसे सिर्फ 399 की ही लड़ाई लड़नी थी। मतलब उसमें से वो बाद में 240 जीते नतीजे के समय, लेकिन एक सीट वो चुनाव वोट पड़ने से पहले ही जीत चुके थे। किरण डी तारे जी, मैं इसमें ना एक दूसरा पक्ष भी है। राजदीप जी ने कहा कि ये खुल्लम खुल्ला अभी हो रहा है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने 2 बातें कही हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि भाई आपको मिर्ची लगी, विपक्ष की ओर इशारा कर रहे हैं तो मैं क्या करूं। दूसरा, वो एक चुनावी रैली कर रहे थे इसी नगर निगम के चुनावों में ही प्रचार करते हुए, तो उन्होंने ये बात कही कि लोकसभा में अब तक 35 लोकसभा सदस्य इतिहास में निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जिनमें से 33 कांग्रेस शासन के दौरान निर्वाचित हुए थे। अगर आपके कार्यकाल में निर्विरोध चुनाव होते हैं और आपका प्रत्याशी निर्विरोध चुन करके आता है, तब लोकतंत्र को खतरा नहीं होता, लेकिन अगर हमारे समय में ऐसा होता है तो आप कहते हो लोकतंत्र खतरे में है। निश्चय सबसे बड़ी बात कुलदीप यहाँ पर क्या हुई है मुंबई में कि चुनाव आयोग ने इस सारे जो निर्विरोध जो चुन के आए हैं कैंडिडेट, उनको नजरअंदाज कर दिया है। चुनाव आयोग ने क्लियरली बोला कि यहाँ पे इलेक्शन अब नहीं होगा। नोटा का सवाल है तो नोटा में इलेक्शन नहीं होगा। लेकिन जिस बात को लेकर ज्यादा बवाल हुआ है वो हुआ है महाराष्ट्र विधानसभा के जो अध्यक्ष है राहुल नार्वेकर, उनके ऊपर पर्सनली आरोप लगे हैं। उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने जो सामने वाले कैंडिडेट थे उन पर दबाव डाला, उनको पर्चा भरने से रोकने का प्रयास किया, इसलिए इस आरोपों की जो तीव्रता है वो ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ पे महाराष्ट्र में, जैसे राजदीप सर ने बताया, बहुत अच्छी तरह से बताया कि किस तरह से सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस होते रहते हैं, लेकिन राजनीति का स्तर गिरते जा रहा है, वो तो ठीक है, समझ में आ रहा है। मैं आपको आज की बात बता रहा हूँ। आज कल्याण में उद्धव ठाकरे गुट के जो उम्मीदवार है, उन्होंने अपना नाम अपने आप विड्रॉ करके शिंदे की पार्टी को समर्थन दिया। मतलब उन्होंने फॉर्म भरा है उद्धव ठाकरे की पार्टी से, प्रचार करेंगे शिंदे की पार्टी का। उन्होंने कहा मुझे नहीं लड़ना, आप शिंदे को वोट दीजिए। इस लेवल पे गया है। मतलब निर्विरोध तो छोड़ ही दीजिए, जिस कैंडिडेट को आपने मैदान में उतारा है वो खुद ही विड्रॉ कर रहा है। तो ये चीजें दो कारणों से होती है। एक तो उनके ऊपर दबाव होता है, या तो उनको कोई लालच दिया जाता है।
दोनों भी कारण अगर होते हैं तो जो सामने वाला उसको विड्रॉ करता है वो ज्यादा जिम्मेदार है। और सबसे मजे की बात मैं आपको बताऊं इसमें क्या हुआ कि जितने भी कैंडिडेट है जिन्होंने विड्रॉ किया है, निर्विरोध चुनाव कराया है, वो मीडिया के सामने आके बोलते हैं हमारे ऊपर दबाव डाला गया, हमें लालच दिया गया, लेकिन आज तक किसी ने भी चुनाव आयोग के पास रिटर्न कंप्लेंट फाइल नहीं की है। ये सबसे बड़ी खासियत है। तो मतलब मीडिया के सामने जाके बोलना कुछ अलग बात है, लेकिन जो फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, जो प्रोसेस पूरी करनी होती है, वो नहीं की है। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एनसीपी तीनों उठा रहे। इसी की वजह से देवेंद्र फडणवीस का स्टेटमेंट आया, तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग तो हर तरीके से चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे, हर कोई हथकंडा अपनाएंगे। आप अगर उसमें सक्सेस नहीं होते हो तो आपकी गलती है, हम इसमें सक्सेस हो रहे हैं, ये हमारा विजय है। इनका कहने का पॉइंट सिर्फ इतना ही है। सवाल उसमें ये उठता है कि ये सब क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि मुंबई हो या ठाणे हो या नवी मुंबई हो, कल्याण डोंबिवली हो, पुणे हो, ये सारी नगर निगम जो है वो बहुत ही रिच है, कैश रिच है। मुंबई का बजट 71,000 करोड़, 71,000 करोड़ का बजट है, जो भारत के 8 राज्यों से ज्यादा होता है। तो मुंबई का कॉर्पोरेटर इन राज्यों के एमएलए से या वहां के जो एमपीज आते हैं उनसे भी कई गुना अमीर होता है। राजदीप सर भी गोवा में, गोवा का जो बजट है, गोवा का सालाना बजट गोवा सरकार का 25,000 करोड़ का है, और मुंबई महापालिका का बजट 71,000 करोड़ का है। तो ये जो डिफरेंस दिखता है ना, इसकी वजह से ये सारा खेल होता है। पैसा है इसमें, पैसा है तो पैसे के ऊपर किसका कंट्रोल होना चाहिए, तो सबका कंट्रोल होना चाहिए, हमारा कंट्रोल होना चाहिए। इसी वजह से ये सब हो रहा है। मैं इससे एक जोड़ दूं, ये पैसे की बात कुलदीप जी प्लीज। बहुत इंटरेस्टिंग है कि ना केवल पैसा, किसको कौन ये पैसे, इतना पैसा क्यों आ गया है, खास करके मुंबई और मुंबई के नजदीकी इलाके, अब पुणे में भी हुआ है, नासिक में भी हुआ है, महाराष्ट्र के शहरों में कहां से आ गया है, रियल इस्टेट, ये सब जमीन से जुड़े हुए हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ साल पहले मैंने एक स्टोरी करवाई थी जिससे ये पता चला कि ठाणे जैसे जगह में 75%, यानी 4 में से 3 जो कॉर्पोरेटर थे, उनका कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से लेना देना था। या तो वो खुद कॉन्ट्रैक्टर थे या डेवलपर थे या बिल्डर थे, लेकिन पूरी तरह से ठाणे जो बहुत एक्सपैंड हुआ है, कहीं ना कहीं जितने भी कॉर्पोरेटर चुनकर आ रहे थे उनका बिल्डिंग इंडस्ट्री, रियल एस्टेट से कनेक्शन था, जो बिल्कुल कैश रिच इंडस्ट्री हुआ करती है। अब आप देखेंगे ये सारे महाराष्ट्र के इस चुनाव में यही हो रहा है। एक जमाने में हम बात करते थे, 90 के जमाने में, जब ये एक तरह से शहरीकरण और बढ़ गया, कि पॉलिटिशियन, रियल एस्टेट डेवलपर और अंडरवर्ल्ड, इन तीनों के बीच में सांठगांठ है, और यही एक तरह से मुंबई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। रियल एस्टेट माफिया की बात होती थी। अब क्या हुआ है, अब जो रियल एस्टेट के लोग हैं उन्होंने तय किया है, चलो यार ये सब छोड़ो, हम राजनीति में आ जाते हैं। और राजनीतिक ऐसे लोग हैं, उन्होंने कहा छोड़ो यार ये किसी के साथ सांठगांठ, हम खुद बिल्डर बन जाते हैं। तो कई पॉलिटिशियन बिल्डर बन गए हैं, हालांकि बेनामी या प्रॉक्सी नाम में, और कई रियल एस्टेट लोग पॉलिटिक्स में आ गए हैं। मैं इस बार भी जो आंकड़े निकलेंगे आपको वही दिखेंगे। 60% से ज्यादा, मैं चैलेंज देता हूं, 70% से ज्यादा आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो चुनकर आएंगे जिनका कुछ ना कुछ नाता इस पूरे रियल एस्टेट लॉबी से है। जमीन जिसके पास है उसके पास दौलत है, और यही हुआ है। इसलिए मैंने कहा ये व्यवसाय बन गया है। ये कोई अब ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के कंट्रोल में है ना कुछ है, जिसके हाथ में सत्ता है वो इस सत्ता का दुरुपयोग करके अपनी एक तरह से अपनी एक बिजनेस एंटरप्राइज बना रहा है पॉलिटिक्स के जरिए। ठीक है, अब 2 महत्वपूर्ण बातें, 2 जो राजनीति में बड़ी अतरंगी लगती हैं। जैसे ओवैसी साहब ना सफाई देते देते थक गए कि भाई साहब हम बीजेपी की बी टीम नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र से एक ऐसी घटना सामने आई जिसमें मतलब एक, भले ही उस जाहिर है कि असदुद्दीन ओवैसी को संभवतः उसकी जानकारी भी नहीं रही होगी, पर अकोला जिले के अकोट नगर परिषद का ये मामला, 35 सीट बीजेपी वहां से 11 जीती, ओवैसी की पार्टी के 5 लोग जीते, और ये सभी भी अपना हरा लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भगवा के परचम के पीछे चल
चल दिए और अकोट विकास मंच नाम का एक गठबंधन बनाया गया। इसमें बीजेपी भी है, AIMIM भी है, शिवसेना के दोनों गुट हैं, शिंदे और ठाकरे, NCP के दोनों गुट हैं और बच्चू कडू की प्रहर जनशक्ति पार्टी इसमें शामिल हुई। गठबंधन को अकोला जिला कलेक्टर में रजिस्टर कराया गया और बीजेपी के पार्षद रवि ठाकुर को इस नए गठबंधन का लीडर चुना गया। बाद में प्रतिक्रियाएं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि ऐसा स्वीकार्य नहीं है, जहां जहां जिला स्तर पर इस तरह का हुआ है हम कार्रवाई करेंगे। दूसरा मामला अंबरनाथ नगर परिषद का, ठाणे जिले में ये पड़ता है। 60 वहां पर वार्ड है, 31 पार्षदों का साथ उसमें चाहिए था। तो एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना जो है वहां सबसे बड़ी पार्टी बनी, 27 सीटें, लेकिन बहुमत उनको भी नहीं मिला। तो बीजेपी ने क्या किया कि बाकी जितने बचे हुए लोग थे इंक्लूडिंग कांग्रेस, उनको एक साथ जमा किया। NCP भी उसमें शामिल थी और बीजेपी की लीडर तेजश्री करंजुले को मेयर बना दिया। और फिर ये बयान दिया गया कि भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए जरूरी था। ये बड़ी अजीब सी बात है कि कांग्रेस का साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी के इस अलायंस ने ये कहा कि भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए जरूरी था, जबकि भ्रष्टाचार के जाने कैसे कैसे आरोप कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी प्रिंसिपली लगाती रही है। और शिंदे साहब जिनके साथ वो सत्ता में हैं उनको दरकिनार कर दिया, उनकी 27 सीटों के साथ उनको उस नगर परिषद में विपक्ष में छोड़ दिया। ये भारतीय बहुत छोटे स्तर की घटनाएं हैं, लेकिन ये अतरंगी हैं क्योंकि ये प्रदेश स्तर की राजनीति का पैटर्न या राष्ट्रीय स्तर के राजनीति के पैटर्न से एकदम मेल नहीं खाती हैं। बाद में प्रतिक्रियाएं आई प्रदेश स्तर के नेताओं की, राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ताओं की भी कि हाँ ऐसी सूचना मिली है, जहां जहां होगा हम जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। पर ये हो कैसे गया और खबर कैसे नहीं मिली प्रदेश नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को? उनके तो लोग इतने सक्रिय रहते हैं, लोग कनेक्टेड नेटवर्क में रहते हैं। राजदीप जी। सर मैं अब आपको कहानी बताता हूँ, खास करके अंबरनाथ की। अंबरनाथ जो है वो मुंबई से जुड़ा हुआ है। अब देखिए मुंबई बड़ा धीरे धीरे मुंबई एक तरह से पुणे की दिशा में जा रहा है, एक शहर बन रहा है। डोंबिवली जो एक समय में मुंबई के डिस्टेंट सबब माने जा रहे थे, एक तरह से अब सब ग्रेटर मुंबई बन गया है। लेकिन उसमें अंबरनाथ, उल्लासनगर, डोंबिवली, थाने, ये जो मुंबई के नजदीकी इलाके हैं, यहां भी लोग जा रहे हैं क्योंकि मुंबई में घर लेना बहुत महंगा पड़ता है, तो वहां चले जाते हैं। वहां भी जो है रियल एस्टेट माफिया धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये जो कल्याण, डोंबिवली, थाने एरिया है, ये शिंदे का गढ़ माना जाता है, एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है। यहीं से तो वो उभर कर आए थे, थाने से उनकी एक तरह से राजनीतिक राइज हुई थी, वहीं से वो उभर कर आते हैं। अब उनके बेटे जो है वो कल्याण डोंबिवली के लोकसभा MP है और वो चाहते थे कि इस चुनाव में पूरी अंबरनाथ, उल्लासनगर, डोंबिवली, कल्याण डोंबिवली और थाने, इस पर शिंदे सेना की पूरी पकड़ हो। अब उनके खिलाफ कौन हो गए? भाजपा के कुछ लोकल नेता, उसमें से एक नेता, बड़ा नेता है। 6 महीने पहले भाजपा ने किसको चुना अपना महाराष्ट्र का अध्यक्ष? रविंद्र चव्हाण। वो आते हैं MLA डोंबिवली से। अब आप सोचिए, पूरे महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में आपने एक ऐसे व्यक्ति को चुना, एक ऐसे इलाके से जहां आपके सहयोगी दल का वर्चस्व है। तो भाजपा के कुछ नेता चाहते थे कि, या नेतृत्व चाहता था कि शिंदे को एक मैसेज जाए कि देखिए बीजेपी अब महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी है और थाने में भी और डोंबिवली, कल्याण में भी हम आपको टक्कर दे सकते, तो रविंद्र चव्हाण को आप अध्यक्ष बनाते हैं। अब जो वहां के लोकल लेवल जब चुनाव के नतीजे निकले, रविंद्र चव्हाण को, जो मेरी जानकारी है और मैंने कई लोगों से बात की, उनको पूरी जानकारी थी कि कांग्रेस और भाजपा के जो लोकल लेवल की एक अंडरस्टैंडिंग होके शिवसेना को आप अलग कर सकते हैं। वही शिवसेना जिसके साथ आप मुंबई में राज कर रहे हैं, यानी मंत्रालय में राज कर रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि मुझे कुछ मालूम नहीं था। अब ये मालूम नहीं था, नहीं मालूम था, ये बात अलग है। लेकिन रविंद्र चव्हाण, मैंने कई लोगों से बात की है, उन्होंने कहा रविंद्र चव्हाण को पूरी तरह से मालूम था, क्योंकि रविंद्र चव्हाण का मैंडेट है कि आप उस एरिया में भाजपा को मजबूत करिए। तो वहां के लोकल कांग्रेसियों ने, जो खुद कहते हैं कि हमें भी पैसे देने पड़े थे हमारे टिकट के लिए, ये उनका कहना, हालांकि कांग्रेस वहां नेतृत्व इसे डिनाई कर रही है, उन्होंने रविंद्र चव्हाण से बात की और ये लोकल लेवल पर जो हुआ है इसकी पूरी जानकारी रविंद्र चव्हाण, जो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष है, उन तक तो थी। आज तो उन्होंने, उनका बयान है कि इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। पहले तो कांग्रेस ने उनको सस्पेंड किया जैसे ही भाजपा के साथ अलायंस की बात हुई, उसके बाद ये ज्वाइन होते हैं
और रविंद्र चव्हाण कहते हैं ये विकास के लिए ज्वाइन हुए हैं, सत्ता के लिए नहीं। और किसको आपने कमजोर कर दिया? श्रीकांत शिंदे, जो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, कल्याण डोंबिवली के एमपी है, उनको कमजोर करने के लिए आपने ये गठबंधन किया। तो सोचिए ना राजनीति कैसी है। इससे कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म कहिए या पावर, ये सत्ता की राजनीति है। और ये आश्चर्यजनक है कि कांग्रेस आलाकमान और बीजेपी आलाकमान का कहना है कि हमें कुछ नहीं मालूम। हो सकता है क्योंकि ये लोकल लेवल डील्स हो रहे हैं। लोकल लेवल डील्स कितने हद तक मंत्रालय तक पहुंचते मालूम नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में एक बात हो रही है कि जब से देवेंद्र फडणवीस और भाजपा को पिछले साल इतनी बड़ी बहुमत मिली, तब से लगातार प्रयास हो रहा है कि पूरे महाराष्ट्र पर एक तरह से कब्जा हो। अब विधानसभा में तो हो ही गया है, अब रह गए पिछले महीने नगर पालिका पर बीजेपी नंबर 1 पार्टी आई, अब रह गए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जैसे किरण ने कहा, यहां सबसे बड़े बजट होता है। द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। तो इन लोगों के लिए ये एक तरह से एक अंडरस्टैंडिंग हो गई। और इसी अंडरस्टैंड, और ये हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हो रहा है। कुलदीप, आप सोचिए कि मुंबई में कांग्रेस वंचित बहुजन के साथ है, यूबीटी शिवसेना मनसे राज ठाकरे के साथ है, बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ है। अंबरनाथ में एक नया कॉम्बिनेशन आता है, ठाणे में शिंदे सेना और बीजेपी एक है, नासिक में मनसे यूबीटी और कांग्रेस एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बीजेपी को हरा सके। पुणे में शरद पवार और अजीत पवार एक साथ आ रहे हैं ताकि बीजेपी को हरा सके। तो ये जो भी हो रहा है लोकल लेवल पर, और इंटरेस्टिंग है, मैंने ट्वीट किया कि मैंने पहले तो नहीं सुना था कांग्रेस और बीजेपी एक साथ आती है चुनाव के लिए। उसका तुरंत मुझे जवाब आया केटीआर, जो मंत्री हुआ करते थे तेलंगाना में। राजदीप जी, आपके जानकारी में यही तेलंगाना के लोकल बॉडी चुनाव में कुछ साल पहले हुआ था। तो ये कोई, मुझे लगता है लोकल चुनाव जो हो रहा है ना कुलदीप, उसमें पार्टी का कोई बहुत ही कम रोल हो रहा है। सब अपने सुविधा अनुसार कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अमरनाथ में खास करके मैं इतना कह सकता हूं कि वहां जरूर रविंद्र चव्हाण चाहते हैं कि वो उस पूरे एरिया के नंबर 1 नेता बने। श्रीकांत शिंदे एक तरह से उनके प्रतिद्वंदी बन गए हैं। और श्रीकांत शिंदे के नजदीकी लोग मुझे कहते हैं कि श्रीकांत शिंदे बहुत गुस्से में हैं और वो चाहते हैं कि कुछ एक्शन हो। लेकिन करे तो क्या करे? अब तो वो कांग्रेस लोग भी बीजेपी के साथ आ गए, तो आप करेंगे तो करेंगे क्या? और जहां तक ओवैसी जी की बात है, मैंने उनको भी कांटेक्ट किया। उनका भी कहना है मुझे कुछ मालूम नहीं लोकल लेवल पर क्या हो रहा है। और इनमें AIMIM में ऐसे कई लोग थे जिनको कांग्रेस या दूसरी पार्टियों ने टिकट नहीं दी थी। वो AIMIM के चिन्ह पर लड़ेंगे, लेकिन अगर उन पर एक्शन हो, वो तुरंत दूसरे पार्टी में शामिल होकर सत्ता का मौज उठाएंगे। As I said, whole thing is that कुलदीप, सबसे बड़ा रुपया आप और हम यहाँ पत्रकार रहेंगे, लोकल बॉडी कॉर्पोरेटर होते तो आपकी जिंदगी बदल जाती, BMW में चल जाते कल जी। किरण जी, ये अकोट नगर परिषद वाला थोड़ा और विस्तार से अगर आप बता सकें। मतलब चूंकि सुनने में सबसे अजीब यही है कि AIMM और MIM और बीजेपी का गठबंधन हुआ। राजदीप जी कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी से उनकी बात हुई और वो ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया और उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस वाले अलायंस पर उनका बयान भी आया कि हम रिपोर्ट मंगाई है और अगर आरोप सही पाए गए तो कार्रवाई होगी। देवेंद्र फडणवीस का इस वाले पर प्रतिक्रिया आई कि इस तरह का गठबंधन बिल्कुल स्वीकार नहीं है, कांग्रेस और AIMM के साथ बीजेपी का गठबंधन मंजूर नहीं है, इसे खत्म करना होगा और इसके लिए निर्देश दे दिए गए, सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन ये हो कैसे गया? क्या ये माना जाए कि ये बिल्कुल लोकल स्तर पर हुआ, वहां पर भी किसी को कोई भनक नहीं लगी, कोई जानकारी नहीं हुई? नहीं, मेरी जानकारी तो ऐसे कि ये लोकल लेवल पे भले ही हुआ हो, लेकिन विदाउट हाई कमांड को इन्फॉर्म किए बिना, उनकी सम्मति के बिना ये नहीं हुआ है। अपने अपने नेताओं को बताया गया था कि ऐसा हम लोग करने वाले हैं, आपकी क्या राय है इसमें बताइए। हाईकमांड ने, मतलब जब प्रदेश स्तर के जो नेता है, उन्होंने कोई रोका नहीं उनको, उन्होंने कोई रोक टोक नहीं किया। उन्होंने बोला ठीक है आप कीजिए, देखते बाद में क्या होता है, जब रिएक्शन आएगी तब देखा जाएगा। और रिएक्शन इतनी तेज आ गई कि उनको विड्रॉ करना पड़ा। सारी पार्टियां बोल रही है कि हमें मंजूर नहीं है। जब सबको मंजूर नहीं है तो अलायंस हुआ क्यों? और अलायंस ऐसा अनाउंस नहीं हुआ है। अलायंस होने के बाद कलेक्टर के पास जाके बाकायदा उसको रजिस्टर किया गया। कलेक्टर ऑफिस में कोई जाता है
तो उसकी भनक तुरंत मंत्रालय में पहुंचती है। इस बात को लेके किसी को खबर नहीं थी, ये इस पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है। मैं तो इसको मानता ही नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर से बोला गया था, आप इसको एक प्रयोग की तरह देखिए, कैसा इसको चैनलाइज कर सकते हैं वो देखिए, एक बार जो रिएक्शन आएगी तब उसके बाद में सोचेगी। अब तो अलायंस बन गया है, उसको अलायंस को ऑफिशियल दर्जा मिल चुका है वहां पे, उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा, उसकी अलग से प्रोसीजर करनी पड़ेगी। अगर ये प्रोसीजर होती है तो ही हम लोग मानेंगे कि सारे राजनीतिक दल जो है इसको लेकर सीरियस है। अदरवाइज ये सारा पॉलिटिकल कन्वीनियंस का मामला है। आप भी चुप रहिए, हम भी चुप रहेंगे, दोनों मिलकर सत्ता में रहेंगे, 5 साल ऐश करेंगे, ये वाला मामला है। जहाँ की अंबरनाथ की बात है, अंबरनाथ में क्या हुआ है कि जैसा राजेश सर ने जो बता दिया, उसमें एक एंगल और है। श्रीकांत शिंदे को लेकर वहां की भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं कई सालों से खफा है। श्रीकांत शिंदे की तीसरी टर्म है, मतलब वो 15 साल वहां पे एमपी रहने वाले हैं, उसमें से 11 साल हो गए हैं। 2024 का इलेक्शन होने से 1 साल पहले डोंबिवली की भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे ऑफिशियल रिजोल्यूशन किया था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता श्रीकांत शिंदे को वोट नहीं देगा, श्रीकांत शिंदे के लिए प्रचार नहीं करेगा, ऐसा ऑफिशियली किया था, ऑफिशियल रिजोल्यूशन करके पास किया था। उसके बाद में काफी हंगामा हुआ, दिल्ली से बोला गया कि ऐसा नहीं करना है, आपको अपने दोस्त का ख्याल रखना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने श्रीकांत शिंदे का प्रचार किया था। लेकिन भाजपा के मन में श्रीकांत शिंदे को लेके जो एक गुस्सा है, उनको लेके काफी तीखी आलोचना वहां पे होती है। उसका नतीजा ये है कि यहाँ पे श्रीकांत शिंदे के जो खास है उनको दूर रख के अपना वहां पे नगराध्यक्ष होना चाहिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सब कदम उठाए। इसके लिए मैंने कल भी बोला था कि इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि रविंद्र चव्हाण जो प्रदेश के अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनको सिर्फ जानकारी थी ऐसा नहीं है, उनकी मंजूरी के बिना ये नहीं हो सकता। डोंबिवली से अंबरनाथ जाने में हार्डली आधा घंटा लगता है और खबर तो उससे भी ज्यादा तेज गति से दौड़ती है, उनके पास आती है। व्हाट्सएप पे मैसेज डिलीवर होने में 1 सेकंड लगता है। व्हाट्सएप पे तो व्हाट्सएप पे तो आपको दिल्ली में पता चल गया, तो डोंबिवली में तो पता चलना ही है। अंबरनाथ डोंबिवली इतना पास में होता है। बात यह है कि आज रविंद्र चव्हाण की मौजूदगी में ये 12 जो चुनकर आए थे उनके मेंबर्स, तो सारे के सारे बीजेपी में चले गए। तो जब उनको आपको पता है कि ये सब नहीं हो रहा है, ये सब अनएथिकल है, तो आपने उनको प्रवेश दिया है अपनी पार्टी में, इसका मतलब क्लियर है उनकी रजामंदी के बिना, उनकी अप्रूवल के बिना ये सब नहीं हो सकता। ठीक है, एक से एक प्रश्न और किरण जी आपसे करना चाहता हूं। मतलब इस बार अगर हम जो अभी सीटों का बंटवारा और जो अलायंस बना है, बीएमसी चुनावों की मैं बात कर रहा हूं, बीजेपी और शिवसेना के बीच समझौता हुआ, पर सत्ता प्रदेश की सत्ता में शामिल जो तीसरी पार्टी है एनसीपी अजीत पवार गुट, उसको बीएमसी के इस अलायंस से बाहर रखा गया। अजीत पवार के भीतर इसको लेकर के कोई नाराजगी है क्या? कोई बैक चैनल बातचीत का कोई चैनल चल रहा है जिसमें उस नाराजगी को एड्रेस करने की बात चल रही हो, उन्होंने अपनी बात कहीं रखी हो? अजीत पवार का केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है कुलदीप। इस बार अजीत पवार की पार्टी का मुंबई में कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए उनको अलायंस से बाहर रखा गया, ये बात बिल्कुल साफ है। लेकिन यही अजीत पवार पुणे में और पिंपरी चिंचवड़ में रोज बीजेपी की धुलाई कर रहे हैं, बीजेपी को करप्ट बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की वजह से पुणे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया, बीजेपी की वजह से पुणे का कचरा आज भी शहर में फैला हुआ है, पिंपरी चिंचवड़ में जो बदहाली दिख रही है उसका कारण भी बीजेपी है। ऐसे रोज आरोप होते रहे और रोज ये आरोप करने वाले अजीत पवार है। अजीत पवार को उत्तर देते समय भाजपा के नेता क्या बोल रहे हैं? भाजपा के नेता आरोप कर रहे हैं इरिगेशन स्कैम को लेकर। कल ही चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा कि 70,000 करोड़ का स्कैम था और उसकी इंक्वायरी अभी तक बंद नहीं हुई है। ये सारा जो मामला चल रहा है ना, ये अगेन वही है कि शहर को कंट्रोल करना है। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ दोनों शहर ऐसे हैं जहां पे अजीत पवार का सालों तक वर्चस्व था, जो पिछली बार बीजेपी ने तोड़ दिया। जब अजीत पवार शरद पवार के साथ में थे, वो बीजेपी के पास उस समय नहीं थे, बीजेपी ने उनसे सत्ता हथिया ली, अपने हाथों में ले ली। इसका गुस्सा अजीत पवार के मन में आज भी है और वो उसका भरपाई करना चाहते हैं। इसलिए पुणे और पिंपरी चिंचवड़ की बात जहां तक आती है, अजीत पवार बौखला जाता है। अजीत पवार को लगता है कि पुणे पे जो मेरा बचा कुचा अस्तित्व है, मुझे शरद पवार को दिखाने के लिए जो ताकत मिलती है वो पुणे से आती है। अगर वो ताकत भी छीन जाएगी तो शरद पवार के सामने मेरा क्या अस्तित्व रहेगा? मेरा तो पूरे नाक ही कट जाएगी। इसलिए अजीत पवार जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रहे हैं इन दोनों शहरों में। वहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज ऐसी है कि मुरलीधर मोहोळ जो पुणे के एमपी है, उनके पास
केंद्रीय राजनीति का जिम्मा है, उनके पास एमओएस है वो यूनियन कैबिनेट में, और एमओएस किस डिपार्टमेंट के है, तो उनके पास मिनिस्ट्री है कोऑपरेशन, जो सीधा अमित शाह को रिपोर्ट करती है। तो पुणे में क्या हो रहा है इसकी जानकारी अमित शाह को मिलती है, और अमित शाह इनडायरेक्टली कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के माध्यम से पुणे की सारी जो कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसा अजीत पवार के मन में किसी ने भर दिया है। तो अजीत पवार को अपना अस्तित्व अगर वहां पे टिका के रखना है तो उनको बीजेपी से टक्कर लेनी पड़ेगी, और पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में टक्कर लेते समय उनका मुंबई की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, क्योंकि मुंबई में उसकी पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। नवाब मलिक को छोड़ दिया जाए तो मुंबई में एनसीपी का कोई भी नेता जिसे किसी तरह का जन समर्थन प्राप्त है, ऐसा हम किसी का नाम भी नहीं ले सकते, ऐसी कंडीशन वहां पर है। इसलिए पुणे और पिंपरी चिंचवड़ दोनों ही जगहों पे अजीत पवार कड़े की टक्कर ले रहे हैं। अहमदनगर की कंडीशन अलग है, जिसका नाम अभी अहिल्यानगर हो गया। तो अहिल्यानगर में अजीत पवार की शिवसेना, अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस और बीजेपी वहां पे साथ में लग रही है, क्योंकि वहां पे बीजेपी के जितने कार्यकर्ता है उसमें से आधे कार्यकर्ता तो अजीत पवार की पार्टी से आए हुए हैं। तो वहां पे मिलीजुली सब लड़ाई हो रही है। लेकिन पुणे, पिंपरी चिंचवड़, मुंबई में सब अलग अलग है। अपनी अपनी जो ताकत है, अपनी अपनी ताकत जो है वो दिखाने का प्रयास लोकल लेवल पे होता है। और मैं आपको बता दूं, किसी जमाने में आज मुंबई एशिया की रिचेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, लेकिन किसी जमाने में एशिया की रिचेस्ट कॉर्पोरेशन पिंपरी चिंचवड़ हुआ करती थी और वहां अजीत पवार का वर्चस्व था। जी। मैं इससे एक छोटी सी बात जोड़ देता हूं कुलदीप, आपके दर्शकों को जानकारी के लिए, कि देखिए महाराष्ट्र की राजनीति जानने के लिए आपको उसका इतिहास थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये सत्रपी राजनीति है। क्या करते थे शरद पवार या कांग्रेस के नेता? मुंबई में राज करते थे, लेकिन कैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट में उनका एक सत्रप एक तरह से हुआ करता था। वो कोऑपरेटिव मूवमेंट से ज्यादा तक जुड़ा हुआ था। पश्चिम महाराष्ट्र में जो कोऑपरेटिव कंट्रोल करता था वो वहां का एक तरह से राजा, एक तरह से मॉडर्न डे राजा कहिए। और कांग्रेसी सिस्टम ऐसी थी कि मैं अगर मुंबई में राज कर रहा हूं, मुख्यमंत्री हूं, तो मैं इन सत्रपों को खुश करने में लगा रहता था। ये कांग्रेस सिस्टम एक तरह से हुआ था, जिसे अंग्रेजी में पेट्रन क्लाइंट सिस्टम कहा जाता था। अब बीजेपी को पता चल गया है कि अगर हमको महाराष्ट्र में राज करना है, किसी एक पार्टी पर जिम्मा अलायंस भी नहीं करना है, पूरी ताकत से हमें मेजॉरिटी लानी है, जो अब तक बीजेपी को कभी मेजॉरिटी अपने आप नहीं मिली। 2024 के भी चुनाव में उनको एनसीपी अजीत पवार और शिवसेना शिंदे के साथ गठबंधन करना पड़ा। हम तभी कर सकते हैं जब हम इन सत्रपों को खत्म कर दें। तो ये जो म्युनिसिपल चुनाव है वो उस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ठाकरे परिवार को एक तरह से मुंबई में खत्म करते, धीरे धीरे शिंदे परिवार को ठाणे, डोंबिवली, अंबरनाथ, उस पूरे एरिया में खत्म कर दे, अजीत पवार को पुणे, पिंपरी चिंचवड़ और उनके इर्द गिर्द एरिया में कमजोर कर दे, और इसी तरह से पूरे महाराष्ट्र पर हमारी एक तरह से पकड़ हो। जब पकड़ तभी होती है जब आप इन क्षेत्रीय पार्टियों या ये क्षेत्रीय सत्रपों को कमजोर करते हैं, और यही मुझे लगता है बीजेपी की रणनीति है। और आप देखेंगे अगले कुछ सालों में वो इसी पर निर्भर करके अपने आप को एक तरह से महाराष्ट्र की डोमिनेंट पार्टी करने की कोशिश करेगी। एक चीज और है इसमें, जैसे विधानसभा चुनाव में तो हमने देखा कि मतलब हर पार्टी के दो टुकड़े हो गए और उतना ही कंफ्यूजिंग हो गया था, पर ये जो नगर निगम के चुनाव है इनको समझना उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। लेकिन राजदीप जी, बड़े भाई और छोटे भाई के लिहाज से देखें, एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश में बहुत स्पष्ट हो गया कौन बड़ा भाई है। लेकिन बीएमसी के चुनाव में भी जिस तरह से सीट बंटवारा और नेगोशिएशन हुआ है, 100 से 125 सीटें पहले एकनाथ शिंदे मांग रहे थे, लेकिन उनको 90 पर ही सीमित कर लिया गया और 137 सीटों पर अभी तक की जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। यानी ये लगभग तय है कि अगर ये जीतता है गठबंधन तो मेयर भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। तो बीएमसी के स्तर पर भी अब ये तय हो गया है, महाराष्ट्र की राजनीति में किसी भी अलायंस में अब विधानसभा ही नहीं, नगर निगम के स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी ही बड़ा भाई है। बिल्कुल, मुझे लगता है अगर आप ठाणे को छोड़े तो आज की तारीख में वही नजर आता है, मुंबई में भी वही नजर आता है। और ये देखिए, बीजेपी ने पिछले चुनाव जब बीएमसी के हुए थे तब भी वो शिवसेना जो एकजुट शिवसेना थी उससे केवल 2 सीट पीछे थी। 82 सीट बीजेपी को आई और शिवसेना जो इकट्ठा थी उनको 84 आई थी। इस बार भी बीजेपी की पूरी कोशिश है, और आप देखेंगे कि बीजेपी के ज्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो किसके खिलाफ लड़ रहे हैं,
कांग्रेस के खिलाफ या बीपीए जो कमजोर नजर आते हैं। जो कॉन्टेस्ट हो रहा है वो कहां हो रहा है? शिवसेना शिंदे और शिवसेना यूबीटी के बीच पे और मनसे के बीच, क्योंकि दो बैटल है मुंबई में, दो बैटल चल रहे हैं। एक कि मुंबई की पार्टी नंबर 1 कौन है और कौन सत्ता में आएगा, और दूसरा बैटल असली शिवसेना कौन है। इन दोनों बैटल की चाबी एक तरह से बीजेपी को लगता है अपने हाथों में है, और इसी वजह से आप देखेंगे सीटों का बंटवारा हो या कौन बनेगा मेयर, जो चुनाव के बाद पता चलेगा। बीजेपी के हाथों में चाबी सत्ता की अब है, और पूरे महाराष्ट्र में उनकी यही कोशिश रही है कि सहयोगी दल जो है उनको भी एक तरह से किस तरह से कमजोर किया जाए। हालांकि शिंदे गुट का मानना है कि 90 सीट जो हमें मिले हम पूरी तरह से लड़ रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि जैसे ही उन्होंने बीजेपी को ज्यादा सीटें देने के लिए वो मजबूर या मंजूर कर दी उन्होंने, बीजेपी अब मुंबई की अगर चुनाव उनकी तरफ जाता है तो बीजेपी इस अलायंस की नंबर 1 पार्टी रहेगी, और इस वजह से शिंदे सेना के पास ऑप्शंस बहुत कम है। अब करे तो क्या करे? शिवसेना को, शिंदे सेना की पहली चैलेंज है कि अब आप दिखा दे कि ठाकरे बंधुओं को हमने कमजोर किया, कि असली ठाकरे ब्रांड जो है वो शिंदे सेना के साथ है। तो ये उनकी लड़ाई हो रही है। मजे कौन ले रहा है? बीजेपी, क्योंकि बीजेपी जानता है कि इस लड़ाई में ये दोनों सेना कमजोर हो जाएंगे और जीतेगा बीजेपी। तो बीजेपी की दूरदृष्टि है। और मुझे अभी भी याद है कि प्रमोद महाजन से मैंने कई साल पहले बात की थी, लेट प्रमोद महाजन, होंगे 20-25 साल हुए होंगे। बाला साहेब ठाकरे तब भी थे, और वो मीटिंग से आए थे, और बाला साहेब ठाकरे ने उनको साफ कहा था कि 2/3 सीटें विधानसभा में हम लड़ेंगे, 1/3 आप लड़ोगे। और इस पर बहुत बहस हो रही थी, क्योंकि तब तक वाजपेयी जी की सरकार आई थी दिल्ली में, और प्रमोद महाजन कह रहे थे देखिए बीजेपी भी अब बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, आपको हमारे पर भी भरोसा करके हमको ज्यादा सीटें देनी है। तो बहुत मशक्कत के बाद थोड़ी ज्यादा सीटें देने पर ठाकरे जी तैयार हुए, लेकिन फिर भी कहा सबसे अधिक सीट हम लड़ेंगे। तो प्रमोद महाजन मान गए। तो मैंने कहा प्रमोद जी आप माने क्यों? उन्होंने कहा देखो कभी कभी जो लड़ाई होती है वो लंबी है, जब तक बाला साहेब ठाकरे है तब तक हम मानेंगे, बाला साहेब ठाकरे के बाद क्या होगा इसके भी बारे में हम सोच रहे हैं, और तब आप देखेंगे कि कौन असली हिंदुत्व पार्टी है। मुझे अभी भी वो उनके शब्द याद है, क्योंकि वही हो रहा है कि बीजेपी ने एक तरह से अपने आप को महाराष्ट्र की नंबर 1 हिंदुत्व पार्टी बनाया है, जहां मराठी मानुस की जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे में आपस में लड़ रही है, और यही मुझे लगता है भाजपा चाहती थी। किरण जी, एक सवाल और है कि मतलब हम अजीत पवार वाले विषय पे बात कर रहे थे, पर अजीत पवार और प्रदेश की बीजेपी लीडरशिप के बीच में जो बयानों के एक्सचेंज हुए, जिस तरह की कड़वाहट, जो जिस तरह के कहा सुनी हुई है, उसका क्या होगा? मतलब मैं इसलिए बता दे रहा हूँ सिर्फ हमारे दर्शकों के लिए उसका एक सीक्वेंस की अजीत पवार बीजेपी के साथ प्रदेश सरकार में हैं और इस समय बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आपने बताया प्रचार भी कर रहे हैं, कड़वा भी बोल रहे हैं। तो केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि अजीत पवार पुणे में क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को टिकट दे रहे हैं, चुनाव में उतार रहे हैं। तो अजीत पवार ने इस पर जवाब दिया कि जिन लोगों ने कभी मुझ पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था, आज मैं देखो उनके साथ सत्ता में हूं, तो अदालत जब तक किसी को दोषी साबित न कर दे तब तक उसको दोषी नहीं मानना चाहिए। उसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने यह कहा कि अजीत पवार अपने गिरेबान में झांके, अगर मैंने बोलना शुरू किया तो वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। जो ध्वनियां हैं अंतरिक्ष में ये छोड़ी गई, ये निर्वात में जाकर शून्य में खत्म तो नहीं हो जाएंगी, ये बयान तो कायम रहेंगे ही। अब ये चुनाव नगर निगम के निपटे गए, तो प्रदेश विधानसभा में तीनों पार्टियों को साथ में मिलकर काम करना है। इसका असर आपको लगता है कि प्रदेश की राजनीति पे कुछ पड़ेगा, या ये इस तरह की एक राजनीतिक अंडरस्टैंडिंग और परिपक्वता तो होती ही है कि ये चुनाव अलग हैं और इसमें थोड़ी कड़वाहट रहेंगी, बयान भी होंगे, लेकिन इन चुनावों के निपटने के बाद वो प्रदेश में साझेदार है एनसीपी अजीत पवार गुट की, और वो एक उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है इसका। नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ऐसे है उसमें कुलदीप कि पुणे में अजीत पवार सारी बयानबाजी कर रहे हैं। पुणे में अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी को रोज क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और पुणे से लग के जो अहिल्या नगर है वहां पे भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार की पार्टी साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सिर्फ स्थानीय इकाइयों तक ही सीमित होगा, इसका प्रदेश की राजनीति के ऊपर कोई असर नहीं होगा। कल जैसे मैंने कहा कि चंद्रशेखर बावनकुळे ने स्टेटमेंट दिया कि 70,000 करोड़ के स्कैम की अभी तक इंक्वायरी पूरी नहीं हुई है। ये एक तरह से धमकी देने वाला बात हुआ ना, कि आपको धमकी दिया जा रहा है।
अजीत पवार को बताया जा रहा है कि अभी तक इंक्वायरी पूरी नहीं हुई, आप जरा संभाल के रहिए। इस तरह से जो होगा, अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ेंगे, वो पुणे में लड़ेंगे। और पुणे की लड़ाई भी कैसी है, अजीत पवार और मुरलीधर मोहोळ इनके बीच की लड़ाई है। इसके पीछे की आपको मैं एक बैकग्राउंड बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये सब। पुणे का एक ट्रस्ट है, एक बोर्डिंग स्कूल है जिसको जैन समाज चलाता है। उस बोर्डिंग स्कूल को बेचने का किसी प्राइवेट रीडेवलपमेंट के लिए किसी प्राइवेट डेवलपर को देने की बात हुई थी, और उस डेवलपर का पार्टनर था मुरलीधर मोहोळ। ये सारी चीजें मीडिया में आ गई, और मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया टुडे ने ये बात उजागर की थी, इंडिया टुडे की स्टोरी थी, मुंबई तक ने स्टोरी की थी। इसके बाद मुरलीधर मोहोळ के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। मुरलीधर मोहोळ का मानना है कि इसके पीछे अजीत पवार है, अजीत पवार ने ये सब करा है। कुछ दिनों के बाद मैच पलट गई, सीन पलट गया। कुछ दिनों के बाद बात ऐसी सामने आई कि अजीत पवार के जो बेटे हैं पार्थ पवार, उन्होंने SC ST के लिए जो जमीन रिजर्व है, उस जमीन को कम से कम कीमत में, जो 1850 करोड़ की जमीन 30 करोड़ में उन्होंने ले ली, और बहुत बड़ा स्कैम हो गया पुणे में। ऐसी सारी न्यूज आना शुरू हो गया। अजीत पवार को लगा कि मुरलीधर मोहोळ मुझसे बदला ले रहे हैं, मुरलीधर मोहोळ ने ये सारी बातें फैलाई। तो इस तरह से मुरलीधर मोहोळ वर्सेस अजीत पवार की लड़ाई इसमें हो रही है। दोनों के बीच की लड़ाई का जो परिणाम हमें दिखना है, वो ये सारी बयानबाजी में दिख रहा है। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि महाराष्ट्र का जो कुश्ती फेडरेशन है, महाराष्ट्र कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष है अजीत पवार और उपाध्यक्ष है मुरलीधर मोहोळ। वहां पे दोनों साथ है। बाहर कुश्ती खेल रहे हैं राजनीति में, लेकिन कुश्ती फेडरेशन में दोनों साथ है। और इससे जुड़ी हुई कुलदीप, ये सब जो कुश्ती प्लेयर है, असली जो एक तरह से अपने आप को भारत केसरी बनना चाहते हैं, आप लोग उसे नॉर्थ इंडिया में चाणक्य कहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, इसमें हमने उनका नाम नहीं लिया है, लेकिन अगर ये जो भी हो रहा है, नेता नंबर 1 कौन उभर कर आ रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस। आप ही के नेता नगरी में मैंने 3-4 शायद 6 महीने पहले कहा था, जब बात हो रही थी आफ्टर मोदी हु, फडणवीस को आप ध्यान में रखिए। ये पूरे खेल में कहीं ना कहीं मजबूत कौन निकल कर आएंगे? अगर ये सब खेल हो रहे हैं कि लोकल लेवल पर ये फाइट्स, इसका फायदा सबसे ज्यादा किसको होगा? देवेंद्र फडणवीस को। ही विल इमर्ज इवन स्ट्रॉन्गर। अगर बीजेपी मुंबई में जीतती है, पुणे में अजीत पवार को कमजोर कर पाती है, तो सबसे ज्यादा फायदा जो पहुंचेगा वो शायद देवेंद्र फडणवीस को पहुंचेगा। अमिताभ तिवारी जी भी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट। आप पहले भी उनको नेता नगरी में देख चुके हैं, कमेंटेटर हैं, डेटा पर बहुत काम करते हैं। अमिताभ जी, हमने नगर निगम पर एक ओवरऑल पिक्चर पर बात की, पर बीएमसी को लेकर के जो आपने सर्वे किया है, उसकी की फाइंडिंग्स क्या हैं आपके हिसाब से? आई नो अभी मतलब सीटों और उसके रुझान के लिहाज से नहीं है, पर कौन सा समाज क्या सोच रहा है, वो उसकी की फाइंडिंग्स थोड़ा सा बताइए ताकि एक इशारा मिले। देखिए, जब हमने लोगों से बात करी तो काफी बेसिक से हमने शुरुआत करी कि क्या आप अपने कॉर्पोरेटर का नाम जानते हैं? क्योंकि बीएमसी में पिछली बार सिर्फ 55% टर्नआउट हुआ था, यानी एक अर्बन एपैथी है बीएमसी में। तो 40% लोगों ने कहा कि हम अपने कॉर्पोरेटर का नाम नहीं जानते। ठीक है। उसके बाद 60% लोगों ने कहा कि हम अपने कॉर्पोरेटर के पास कभी किसी काम के लिए गए ही नहीं। जिन 40% लोगों ने कहा कि हम अपने कॉर्पोरेटर के पास काम के लिए गए हैं, उसमें से 25% का काम हुआ और 15% का नहीं हुआ। ठीक है। तो ये अवेयरनेस लेवल पे ये है। 40% लोग नाम ही नहीं जानते, 60% का कोई वास्ता ही नहीं हुआ आज तक कॉर्पोरेटर्स के साथ। अब जब हमने सेटिस्फैक्शन लेवल पूछा तो सरप्राइजिंगली डिस्पाइट अर्बन एपैथी 2/3 लोग कॉर्पोरेटर के काम से खुश हैं। ठीक है। अब इसका ये डिडक्शन हो सकता है कि 60% को तो कोई लेना देना ही नहीं है सॉर्ट ऑफ, क्योंकि वो कभी गए ही नहीं कॉर्पोरेटर के पास काम के लिए, और जो 40% गए उसमें से 25% का काम हो गया, तो लगभग 60% लोगों का काम हुआ। तो 2/3 लोग सेटिस्फाइड हैं कॉर्पोरेटर के काम से। अब पिछले 4 साल से बीएमसी कमिश्नर रूल कर रहा है, यानी कॉर्पोरेटर का टर्म एंड हो गया है। तो जब हमने लोगों से पूछा कि ये बीएमसी कमिश्नर का जो टर्म है पिछले 4 सालों का और जो कॉर्पोरेटर का टर्म था, अगर आप उसको कंपेयर करें तो स्थिति सुधरी है या खराब हुई है या वैसे की वैसी है? यहां पर भी लगभग 60% लोगों का मानना था, 60% से ऊपर की स्थिति
बेटर या मच बेटर है। ठीक है, अब हमने जब मुद्दों की बात करी, क्योंकि मुद्दों की बहुत बात होती है बीएमसी में, और बीएमसी लेवल के मुद्दे रखे, तो पॉटहोल्स और वाटर लॉगिंग नंबर 1 पे है, जो कि काफी ऑब्वियस है। इनएडेक्वेट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी बेस्ट बसों के ऊपर काफी डिबेट है वहां पे कि वो प्राइवेटाइज हो रहे हैं या फिर बसों की संख्या कम है, तो इनएडेक्वेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी एक बहुत बड़ा इशू है। वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, ओपन स्पेसेस, एयर पोल्यूशन, ये सारे 8-10 टॉप के मुद्दे हैं। बीएमसी जो है वो 6 लोकसभा सीट, 36 विधानसभा सीट और 227 वार्ड हैं, यानी हर विधानसभा सीट पे 6.3 वार्ड्स हैं, 6 से 7 वार्ड हैं लगभग। पूरे राज्य में शिवसेना यूबीटी को सिर्फ 10% वोट था और मनसे को 1.5% के करीब। लेकिन मुंबई में शिवसेना यूबीटी को 24% वोट था और मनसे को 7%, यानी लगभग 31% वोट शेयर था मनसे और शिवसेना यूबीटी का इस क्षेत्र में। वहीं बीजेपी और एकनाथ शिंदे दोनों मिला करके लगभग 47% वोट शेयर है। तो जहां यूबीटी पूरे राज्य में कमजोर है और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में आप कह सकते हैं कि रियल शिवसेना आज एकनाथ शिंदे अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुकी है, मुंबई में रियल शिवसेना की जो फाइट है, राउंड 1 हुआ लोकसभा में जहां यूबीटी का पलड़ा भारी था, राउंड 2 हुआ विधानसभा में जहां एकनाथ शिंदे की पार्टी या महायुति का पलड़ा भारी था, और राउंड 3 जो है ये फाइनल राउंड होगा। यहां पर 11 सीटों पर दोनों शिवसेना एक साथ लड़े थे, उसमें 6 यूबीटी जीती थी और 5 शिवसेना जीती थी। अगर मराठी मानुस और मुस्लिम समुदाय इन दोनों का कंसोलिडेशन ठाकरे ब्रदर्स के फेवर में नहीं होता है, सिग्निफिकेंट कंसोलिडेशन, तो इस चुनाव में, जो कि हमारे सर्वे में भी दिख रहा है अभी तक, एज जो है वो महायुति को हो रहा है, क्योंकि महिला और गैर मराठी समाज का ज्यादा वोट जो है वो उनको पड़ता हुआ दिख रहा है। तो नेता नगरी में आज इतना ही। कुलदीप मिश्र के साथ रहे आप। नमस्कार।